हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग और थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग एज पर एनईपी। राइट, सबसे पहले वाले पार्ट्स जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट करेगा। अंडर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ गाइस। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, इस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। इस रिलेटेड मीनिंग, फीचर्स हो गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेसिक कॉन्सेप्ट और मीनिंग। ठीक है, मार्केट तो हमने समझ ली कि मार्केट क्या होती है। नेक्स्ट आते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंट मतलब कि चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, जब आप मार्केट को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, उसे कहेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट किससे बनी हुई है? कस्टमर से। तो इसका मतलब हम कस्टमर्स जो है हमारे, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप किसी चीज का ग्रुप बनाते हो, आपके पास मान लो कि खूब सारी नोट्स हैं, 10 की है, 50 की है, 100 की है, 200 की, तो मैं कहूंगी कि इसको डिवाइड करो, मतलब कि इसको सिमिलर ग्रुप्स में बांट दो। 50 के अलग, 10 के अलग, 200 के अलग, 100 के अलग। तो क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज कौन सी कहाँ पे है, और जब आपको जहां से जरूरत होगी आप उसको यूज कर पाओगे, जब उस पर काम कर पाओगे। सिमिलरली, ये एक बेसिक एग्जाम्पल था जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कैसे डिवाइड करना है। सिमिलरली मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे आप लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर, बिकॉज हमारे मार्केट में कस्टमर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनको जब हम छोटे छोटे मैनेजेबल ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। हमारे जो कस्टमर्स हैं, सबकी एक चॉइस तो होगी नहीं, सबको एक ही चीज तो पसंद होगी नहीं, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, अलग अलग चॉइस होती है। तो जिसकी जो चॉइस सिमिलर है उनको एक कैटेगरी में डाला, दूसरे जिनके साथ एक जैसे सिमिलर चॉइस उनको एक कैटेगरी में डाला। इससे क्या होगा, हम सिमिलर कैटेगरी वालों को वो गुड्स देंगे जो उन्हें पसंद है और दूसरों को वो देंगे जो उन्हें पसंद है। इंस्टेड सबको एक डंडे से हाँकने से बेटर है कि जिसको जो पसंद है वो दो, जिससे वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। Instead of trying to sell your product to everyone, you break the market into parts so you can tailor your product and message to each group specific need। मतलब जब आप क्या कर रहे हो, सबको एक ही प्रोडक्ट दे रहे हो, तो जो कस्टमर को चाहिए वो वही तो लेगा, बाकी तो जबरदस्ती खरीद नहीं लेंगे, वो तो वही लेंगे जो उन्हें चाहिए, तो आपसे तो किसी और से लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करें, और जो कस्टमर एक चीज को पसंद करते हैं उनको एक ग्रुप में, जो एक जैसे चीज को पसंद करते हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दें, और जो अपने प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं वो हर ग्रुप की नीड के अकॉर्डिंग हम बनाएं, और उसका जब हम एडवर्टीजमेंट भी करें तो हर ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके से उसको एडवर्टाइज करें ताकि वो उसकी नीड को पूरा कर पाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपकी एक लोकल बेकरी है, आप रन कर रहे हो, आपने देखा कि अलग अलग कस्टमर को अलग अलग टाइप्स के बेक गुड्स पसंद है। ऑफ कोर्स सबको एक जैसी चीज तो पसंद नहीं होती, आप अपने घर में ही वो, कुछ लोग को कुछ पसंद है, कुछ लोग को कुछ पसंद है। अब मैं कोई एक ऐसी चीज बना दूं, ठीक है, अपने आप से, तो जरूरी नहीं है वो सब लोग खा लेंगे, क्योंकि कुछ को तो पसंद आएगी, कुछ को नहीं पसंद आएगी। तो मुझे क्या करना होगा, पूछना पड़ेगा कि किसको क्या पसंद है, और जब मुझे लग रहा है कि 3 लोग को एक चीज पसंद है, 3 लोग को एक, तो हमने 2 चीज बना दी, उन 2 चीजों में जिसको जो पसंद था उन्होंने वो ले लिया। ठीक है, सिमिलरली आपकी बेकरी, आपको पता चला कि अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप्स के बेक गुड पसंद है। जैसे जो बच्चे हैं उनको कलरफुल कप्स के कुकीज पसंद है, और जो एडल्ट है उन्हें हेल्थियर ऑप्शन पसंद है, लाइक होल ग्रीन ब्रेड, ठीक है, गवर्नमेंट पेस्ट्रीज, ये सब पसंद है। तो हम क्या करेंगे कि हम उनको हेल्थियर ऑप्शन भी हम अपने दुकान में रखेंगे, और ऐसी चीजें भी रखेंगे, जैसे जब जो कस्टमर आएगा जिसको जिस तरीके की चीज पसंद है वो चीज हमसे परचेस करेगा। अगर मान लो हम एक ही चीज रख रहे हैं, एक ही कप केक रख रहे हैं, तो हम पूरी मार्केट को टारगेट नहीं कर पाएंगे, पूरी मार्केट से हम पैसा बना भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी होता है कि मार्केट को अंडरस्टैंड करना, उसको डिवाइड करना, और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिजाइन और एडवर्टाइज करना। By recognizing these differences, you can create separate offerings and promotions for each group. This means you can advertise fun, creative cupcake during events for children and highlight your healthy bread at community market for adult. इसी तरीके से जो हम मार्केट में अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं एक जैसे, ठीक है, जो कस्टमर को जो पसंद है उनका अलग ग्रुप, उनका अलग ग्रुप। इसलिए हेल्प यही होती है कि जब आप उस चीज का प्रमोशन कर रहे होगे, तो जैसे बच्चों के लिए कर रहे हो तो हम क्रिएटिव और फन
तरीके से एडवर्टाइज कराएंगे अपने कप केक को, क्योंकि चिल्ड्रंस को पसंद हो कलरफुल लोगो को लगा के, कप्स केक के पोस्टर्स लगा के ऐसे कराएंगे। लेकिन जब हम वही अगर एडवर्टीजमेंट एक हेल्दियर कम्युनिटी के बना रहे हैं, एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, तो उन हेल्दी कम्युनिटी के लिए हम जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हाईलाइट करेंगे, जिससे वो उससे इन्फ्लुएंस होकर हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। तो अगर हम एवरीडे लाइफ में देखें तो मार्केट सेगमेंटेशन इज लाइक चूजिंग योर आउटफिट बेस्ड ऑन द ओकेजन। देखो ये एग्जांपल बहुत इजी लिया मैंने, कि जैसे आप हर दिन अब जो कपड़े आप लोगों ने घर में पहने वही कपड़े आपको मैं बोल दूं कि कॉलेज पहन के चले जाओ, चले जाओगे? नहीं जाओगे। जो कपड़े आपने घर में पहने वो बोल दूं कि किसी 5 स्टार होटल में पार्टी है वहां चले जाओ, चले जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि हर जगह के अकॉर्डिंग आपको पता है कि चीजें अलग अलग हमें करनी पड़ेंगी, तभी हम वहां पे मैटर करेंगे। सिमिलरली एक बिजनेस को भी पता है कि हर कस्टमर के लिए हमें अलग अलग चीजें उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेंगी, तभी वो हमारा कस्टमर बना रहेगा। तो यू वोंट वियर अ रेनकोट ऑन अ सनी डे, राइट? अब सनी डे है, धूप है, तो अब रेनकोट तो पहनोगे, तभी पहनोगे जब बारिश होगी। तो इसी तरीके से हर प्रोडक्ट का मार्केट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कस्टमर को डिवाइड करना पड़ेगा, उसी तरीके से प्रमोशन टेक्निक्स भी यूज करनी पड़ेगी। तो बिजनेस मार्केट सेगमेंटेशन यूज करता है टू ड्रेस इस प्रोडक्ट इन अ वे दैट परफेक्टली फिट विद द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ ईच कस्टमर ग्रुप। इसीलिए कस्टमर ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के बाद वो अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको इसी तरीके से डिजाइन करता है जो हर स्पेसिफिक कस्टमर की नीड्स को, प्रेफरेंस को क्या कर रहा हो, पूरा कर रहा हो। Now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is basis of market segmentation, कि market segmentation की क्या basis होते हैं। हमने से पहले market segmentation को understand किया। market segmentation basically जब हम मार्केट में इन द सेंस कस्टमर्स को उनकी प्रेफरेंस और नीड्स के अकॉर्डिंग सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट सबको बेचने से अच्छा है कि जिसको जिस तरीके का प्रोडक्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर को डिवाइड कर देंगे और अपने प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे जिससे कस्टमर उसे परचेस कर पाए और उसी तरीके से प्रमोशंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कैसे कैसे हम कस्टमर्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्या बेसिस ले सकते हैं। तो basis means different ways you can divide a large group of customer into smaller group that share similar characteristic। basis मतलब होता है कि किस तरीके से, basis ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन मतलब different ways कि कौन कौन से तरीके से आप कस्टमर्स के लार्ज ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक या फीचर कंसिस्ट करते हो। मीन्स कस्टमर का लार्ज ग्रुप है, हर कस्टमर के अलग अलग नीड है, अलग अलग चॉइस है, तो जिन कस्टमर की सिमिलर चॉइस उनको एक ग्रुप में, जिनकी सेम चॉइस उनको एक ग्रुप में, इस तरीके से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। बाय डूइंग दिस बिजनेस कैन टेलर देयर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मैसेज टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ ईच ग्रुप। इससे क्या होगा कि बिजनेस उसी तरीके के अपने प्रोडक्ट को बनाएगी और मार्केटिंग उसी तरीके से करेगी जिससे वो हर ग्रुप की स्पेसिफिक नीड को पूरा कर पाए। कुछ मेन बेसिस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है डेमोग्राफिक बेसिस। डेमोग्राफिक बेसिकली मतलब होता है कि जब आप जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज। मीन जिनकी एज ग्रुप में हमने डिवाइड किया, जैसे कस्टमर अंडर 18 हमने एक ग्रुप में रखे। ठीक है, 18 से 25 एक ग्रुप में रखे, 25 से, तो इससे क्या होता है जैसे जैसे लोगों की एज बदलती है उनकी चॉइस भी बदलती जाती है। जैसे कि अब जो बूढ़े लोग हैं वो कपड़े नहीं पहनेंगे जो छोटे या आजकल की यंग जनरेशन पहन रही है। ठीक है, तो हम सोचो एक ही तरीके के कपड़े पहना रहे हो, हम कहें कि सब खरीद ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके आप मतलब फंकी बना रहे हो कपड़े तो वो बड़े लोग नहीं लेंगे, वो छोटे ही लेंगे, तो आप गलत कर रहे हो। आपको प्रोडक्ट हर नीड की, हर एज की नीड के अकॉर्डिंग बनाने हैं। इसीलिए हमने क्या किया, डिवाइड कर, इससे हमें समझ में आए कि हमारे कौन कौन से एज ग्रुप के कस्टमर है, हमें कैसा कैसा उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करना है। जेंडर हो गया, मेल और फीमेल हो गया। ठीक है, अब उनको कुछ टाइप की चीजें पसंद है, उनको कुछ, तो आप एक ही प्रोडक्ट दोनों को नहीं कह सकते कि दोनों ले। ठीक है, कलर चॉइस अलग होती है सबकी, तो उस तरीके से प्रोडक्ट बनाओगे जिससे फीमेल और मेल दोनों ही आपके प्रोडक्ट को परचेस कर पाए। इनकम, जो हाई क्लास है, जो लो क्लास है, अब जो अमीर लोग हैं वो स्टेटस सिंबल गुड्स प्रेफर करेंगे, जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उनको उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया तो इसी तरीके से उसकी प्राइसिंग करोगे कि आप महंगे से महंगा भी आपके पास है और कम से कम भी आपके पास है, जिससे अगर दोनों टाइप के कस्टमर आते हैं जिनकी अलग अलग इनकम है तो आप दोनों को सर्व कर पाओगे। तो आपको अंडरस्टैंड करना है। एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोग उनके अलग प्रोडक्ट, अनएजुकेटेड के अलग। फैमिली साइज पे भी डिपेंड करता है आपकी कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है। एक पैकेज बनाया, फुल पैकेज, जैसे कुरकुरे का देखा होगा आपने पैकेज, फैमिली पैक आया है, ठीक है, नॉर्मल पैक, इंडिविजुअल पैक, और उनकी फैमिली साइज बड़ी है वो ऑफकोर्स फैमिली पैक लेंगे। जो नॉर्मल रहते हैं वो क्यों क्या करेंगे फैमिली पैक का। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट को देखा कि किस तरीके के मेरे कस्टमर्स हैं, कैसे कैसे ग्रुप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया और प्रमोशन किया। एवरीडे एग्जाम्पल हो कि एक स्टोर टॉय है जो
जैसे बच्चों के लिए है तो ऐसे एडवर्टाइज कराता है जिसमें वो कुछ खेल वेल के दिखा रहा हो। और मान लो अगर से टॉय स्टोर्स में कुछ स्किन के प्रोडक्ट टाइप का कुछ टॉय जैसे मिल रहे हो तो वो एडल्ट्स के लिए बेचेंगे। मतलब कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को डिवाइड किया है। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, जियोग्राफी मीन्स लोकेशन के बेसिस पे जब आप क्या करते हो, अपने कस्टमर्स को डिवाइड करते हो कि कहाँ वो रहते हैं, कंट्री के वाइज, रीजन वाइज, सिटी वाइज, ठीक है, इवन नेबरहुड में कैसे कैसी जगह रहते हैं उस हिसाब से। जैसे गांव के लोगों के लिए आपने जो भी गुड्स बना रहे हो वो अलग तरीके के बना रहे हो, अर्बन एरियाज के लिए अलग, रूरल एरियाज के लिए अलग बना रहे हो, ठीक है। जिस रीजन में गर्मी है उनके लिए अलग वैरायटी आप वहाँ पे सेल आउट कर रहे हो, जहाँ ठंडी है वहाँ अलग आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो उस तरीके से आपने मार्केट को अंडरस्टैंड करके, कस्टमर को अंडरस्टैंड करके अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया। जैसे क्लोथिंग ब्रांड है वो विंटर में जैकेट सेल कर रही है कोल्डर रीजन में, और जहाँ पे वार्मर एरियाज है वहाँ पे शॉर्ट्स बेच रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वही चीज मैन्युफैक्चर कर रही है जैकेट्स, और वार्मर एरिया में भी जैकेट सप्लाई कर रही है और कोल्ड एरिया में भी नहीं। जहाँ पे कोल्डर रीजन है वहाँ पे वो जैकेट सप्लाई कर रही है, और जहाँ पे वार्मर एरियाज है वहाँ पे वो शॉर्ट्स दे रही है। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है स्प्लिटिंग कस्टमर बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटीज। ठीक है, साइको मतलब कि आप अपने कस्टमर को डिवाइड कर रहे हो कि किस तरीके की वो लाइफ स्टाइल है उनकी, क्या वो देख परसीव करते हैं, उनकी वैल्यूज क्या, उनके बिलीव्स क्या है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली पर्सनैलिटी कैसी है उसके हिसाब से। लेकिन हर कस्टमर की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, वो अलग अलग अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट पसंद करता है, ठीक है। सबकी अपनी अलग अलग लाइफ स्टाइल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट डिजाइन करना है उनके इंटरेस्ट के हिसाब। जैसे कि जो लोग फिटनेस फ्रीक है उनके लिए आपने प्रोडक्ट ऐसा डिजाइन किया है जो फिटनेस फ्रीक वालों के लिए परफेक्ट हो। बाकी जो नॉर्मल है उनके लिए आपने ऐसे किए हैं जो वो लोग प्रेफर कर सके, ठीक है। जैसे कि फिटनेस सेंटर माइट क्रिएट डिफरेंट प्रोग्राम फॉर पीपल हु एंजॉय हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कंपेयर टू दोस हु प्रेफर योगा एंड रिलैक्सेशन। मान लो कोई फिटनेस सेंटर है, उसने ऐसे ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किया, उसको पता है मेरे दो टाइप के कस्टमर हैं, एक जो बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक है और दूसरे जो मतलब उतना हैवी वर्कआउट उनको नहीं पसंद, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं पसंद, दे वांट समथिंग रिलैक्सेशन योगा टाइप। तो उन्होंने दो तरीके के प्रोग्राम किए, जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम, और जो योगा रिलैक्सेशन करते हैं उनके लिए अलग। तो उनके इंटरेस्ट के बेस पे, उनके लाइफ स्टाइल के बेस पे, उनके पर्सनैलिटी के बेस पे आपने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट को डिवाइड किया। तो जब आप कस्टमर को उनके लाइफ स्टाइल, वैल्यूज, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं और उनको प्रोडक्ट सर्व करते हैं, उसे कहते हैं हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज बिहेवियर सेगमेंटेशन। बिहेवियर मीन्स आपका कस्टमर किस तरीके से बिहेव करता है, मतलब वो कैसे अपने बाइंग डिसीजंस लेता है, कैसे उसकी बाइंग हैबिट है, कितनी मतलब कहाँ से शॉप करना पसंद करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कितना वो ब्रांड के लिए लॉयल्टी है उनके अंदर, ठीक है। वो हम जब उसके बेसिस पे अपने कस्टमर को डिवाइड करते हैं तो वो होता है हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन, मीन कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है। सो एवरीडे एक्सप्लेनेशन, अगर एवरीडे एग्जांपल देखें, जैसे कि एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस है, वो स्पेशल डील ऑफर करेगी उन यूजर को जो फ्रीक्वेंटली वॉच करते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो आप क्या हो, नेटफ्लिक्स के डेली यूजर, आप रोज देखते हो, तो वो आपको स्पेशल डील्स देते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप रोज रोज उसको विजिट करो और देखते रहो। बल्कि जो न्यू यूजर आएंगे वहां पे उनको वो ट्रायल प्रमोशन देंगे कि आप 30 डे का फ्री ट्रायल ले लो, ठीक है, और देखो आपको पसंद आ रहा है या नहीं। तो उसने देखा कि कुछ मेरे कस्टमर हैं जो लॉयल हैं, वो आएंगे हमेशा देख रहे हैं, तो हम उनको स्पेशल डील दे रहे हैं। बल्कि जो कुछ नए हैं जो हो सकते हैं कि हमारे कन्वर्ट हो, उनको हम ऑफर कर रहे हैं ट्रायल प्रमोशन। तो हर कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हम सर्व कर रहे हैं। अमेजोन में देखा होगा आपको एड्स देते रहते हैं वो, जैसे कि आप कुछ मान लो आप मिंत्रा में प्रोडक्ट स्क्रॉल करते हो और आप बेसिकली कुछ गैजेट्स देख रहे हो, आपका फ्रेंड जो है वो कपड़े देख रहा है, तो उसको वो ऐड दिखाएगा जो कपड़े वाले होंगे, आपको वो दिखाएगा जो गैजेट्स वाले होंगे, क्योंकि वो समझ गया है कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हो, किस बिहेवियर को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप किस चीज को देखना चाह रहे हो और कितना आप शॉप करते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपने देखा होगा कि आपको कूपन्स मिलते रहते हैं। अब बहुत ज्यादा शॉप करते हो आपको बहुत जल्दी कूपन मिलते हैं, आपको एक मिंत्रा में तो है कि आइकॉनिक और ये सब टैक्स भी मिलते जाते हैं, प्रमोशन मिलता है आपको लेवल बाय लेवल। तो वो भी आपको दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर बाइंग हैबिट, ठीक है, और कितने आप उस इंगेज हो उस पर्टिकुलर उसमें। तो उन्होंने अपने कस्टमर को भी एक अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है वहाँ पे, कि आइकॉनिक यूजर, एलीट यूजर, अगर आप मिंत्रा शॉप करते हो देखोगे वहाँ पे अलग अलग लेवल दे रखा है उन लोगों को, ठीक है। तो आप जब बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को डिवाइड करते हो तो उसे कहते हैं हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम अगर इसको कंक्लूड करें तो
बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन मतलब होता है कि राइट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना, चाहे वो एज हो, लोकेशन हो, लाइफस्टाइल हो या बाइंग बिहेवियर हो। जो कस्टमर एक जैसी चीज को प्रेफर करते हैं उनको एक ग्रुप में, जो अलग प्रेफर करते हैं उन्हें एक ग्रुप में रखना। इससे क्या होता है, कंपनी अच्छे डिसीजंस ले पाती है कि उसको कैसे प्रोडक्ट डिजाइन करना है। जब आपको पता है कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन कर पाओगे। जब आपको पसंद पता है कि उनकी इनकम क्या है, ठीक है, डेमोग्राफिक का यूज किया, इनकम क्या है, प्राइस, तो उस हिसाब से आप प्राइस सेट कर पाओगे हर कस्टमर के लिए अलग अलग, और उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन कर पाओगे ताकि आप हर ग्रुप के साथ रीजनेट कर पाओ, हर ग्रुप के साथ आप तालमेल बिठा पाओ। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is market segmentation importance। कि market segmentation की importance क्या है। इससे पहले हमने market segmentation उसके types को discuss किया है, प्लीज चेक आउट करेंगे प्लेलिस्ट में जाके। आज हम मार्केट सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस को करने वाले हैं। मार्केट सेगमेंटेशन जिसने समझ लिया उसको समझ में आ गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम सिमिलर कस्टमर्स को एक ग्रुप में रख रहे हैं और अलग सिमिलर कस्टमर्स को अलग ग्रुप में रख रहे हैं। वो इसलिए है ताकि ये बिजनेस समझ पाए कि कौन से कस्टमर्स को क्या पसंद है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट बना पाए और उसी तरीके से अपने प्रमोशन कैंपेन्स को रन कर पाए, जिससे वो अपने हर कस्टमर्स को टैग कर पाए। ठीक है, तो बिकॉज इट हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड एंड सर्व डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर मोर इफेक्टिवली। सो अब कुछ हम देख लेते हैं। पहला है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स। ऑफ कोर्स जब आप कस्टमर्स को उनके लाइक डिसलाइक के अकॉर्डिंग सिमिलर ग्रुप में डिवाइड कर देते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि आपके कस्टमर्स बेसिकली क्या पसंद कर रहे हैं। ठीक है, हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है या लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे गर्म एरिया में रहने वाले कस्टमर एक जगह, ठीक है, उनको एक ग्रुप में कर दिया, कोल्डर रीजन में एक ग्रुप में कर दिया, तो हमें पता रहेगा कि हमें वार्मर प्लेसेस पे क्या बनाना है प्रोडक्ट और कोल्डर रीजन में हमें कौन सा प्रोडक्ट सर्व करना है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कर दिया तो हमें पता है कि हमें अंडर 18 को क्या सर्व करना है, किस तरीके का प्रोडक्ट या प्रमोशन उनके लिए चलाना है। ठीक है, और अबव 50 वालों के लिए कौन सा प्रमोशन या प्रोडक्ट डिजाइन करना है। तो आप अपने कस्टमर की नीड को अच्छे से समझ पाओगे और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना पाओगे। जैसे कि क्लोथिंग स्टोर माइट नोटिस दैट टीनेजर प्रेफर ट्रेंडी अफोर्डेबल आउटफिट व्हाइल अडल्ट्स लुक फॉर क्लासिक क्वालिटी पीसेस। आपने देखा कि आपका एक क्लोथिंग स्टोर है और आपने ये नोटिस किया कि जो टीनेजर है वो थोड़ा फंकी, अफोर्डेबल और ट्रेंडी आउटफिट पसंद करते हैं, जो एडल्ट्स हैं वो थोड़ा प्रोफेशनल, क्लासिक, क्वालिटी पीसेस पसंद करते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही डिजाइन करोगे कि दोनों ग्रुप को मैच कर पाए। मतलब कि टीनेजर्स के लिए अलग टाइप के प्रोडक्ट डिजाइन करोगे जो उनको सूट करे और एडल्ट्स के लिए अलग। अदरवाइज अगर आप इतना नहीं अंडरस्टैंड करते मार्केट को तो आपको समझ में नहीं आता और आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे होते जो शायद सिर्फ टीनेजर ही ले रहे होते और जो एडल्ट्स हैं वो ना आपकी मार्केट बन पाते। बट सिंस आपने अंडरस्टैंड किया तो आपने प्रोडक्ट ऐसा डिजाइन किया जो हर ग्रुप के टेस्ट को मैच कर पाए। नेक्स्ट इज टारगेटेड मार्केटिंग। Instead of spending money on ad that try to reach everyone, business can focus on a specific group most likely to buy their product. Instead of spending money on ad that try to reach everyone, मतलब आप क्या कर रहे हो, एड्स रन कर रहे हो। तो एड्स रन कर रहे हो इसलिए ताकि आप सब तक पहुंच पाओ और उसके लिए आप बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हो। बट आपको जब मार्केट को अंडरस्टैंड किया तो आपको पता चला कि मेरे प्रोडक्ट को जो लोग पसंद कर रहे हैं वो ये ऑडियंस है। ठीक है, ठीक है, आपको ये पता चला तो आप अब एड सिर्फ उन्हीं के लिए चलाओगे जो रियली में आपकी ऑडियंस है। सबको क्यों आप इंक्लूड कर रहे हो, वो तो आपके ऐड को देखेंगे तो फिर भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो उतना पैसा स्पेंड करने के वजह आप अपने जो ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करो और डायरेक्टली उनको ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो। लाइक एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स शूज सेल करती है, वो अपने एड्स डायरेक्टली यंग एक्टिव कंज्यूमर्स को दिखा सकती है rather than showing that message to all age group। उसको पता सब लोग नहीं खरीदेंगे मेरे शूज को, जो मेरे स्पोर्ट्स शूज हैं वो सिर्फ यंग और एक्टिव लोग खरीदेंगे, भाई वही तो आजकल रन कर रहे हैं जो ही एक्टिव है, उन्हें वो शूज चाहिए होंगे। अब वो 80 प्लस वाली ऑडियंस देख रही है, 70 प्लस वाली ऑडियंस देख रही है, वो थोड़ी ना आपके उसको खरीदेगी। तो यहाँ पे अपना पैसा बचा सकते हो और मैसेज को सिर्फ डायरेक्टली उन तक प्रमोट कर सकते हो जो आपके रियल ऑडियंस है। तो टारगेटेड मार्केटिंग हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा आपको पैसा भी बच जाता है और एडवर्टीजमेंट भी और इफेक्टिव हो पाता है। नेक्स्ट इज कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग। When business understand different segment, it can develop or adjust product to better meet each group need। जब बिजनेस अंडरस्टैंड कर पाता है
कि हर टाइप के कस्टमर को अपने, तो वो उनके ही नीड के अकॉर्डिंग या उनके ग्रुप की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाता है और एडजस्ट करता है. लाइक ए कॉफी शॉप माइट ऑफर स्ट्रॉन्ग बोल्ड कॉफी फॉर बिजी प्रोफेशनल हु नीड अ क्विक एनर्जी बूस्ट एंड लाइटर मोर फेवरेबल ऑप्शन फॉर कस्टमर. जैसे एक कॉफी शॉप है, उसको पता है कि मेरे 2 टाइप के कस्टमर है, उसने समझ गया कि बिजनेस प्रोफेशनल है जो बहुत बिजी रहते हैं और कुछ है जो आराम से नॉर्मल कस्टमर है. तो वो क्या करेगी, अपने 2 तरीके की कॉफी ऑफर निकालेगी कि बोल्ड कॉफी जो मतलब कि ऐसी कॉफी है जो बहुत ज्यादा हैवी, मतलब होता नहीं है कि बहुत ज्यादा, वर्ड नहीं आता रहा, बताना कमेंट सेक्शन में, कि जैसे ब्लैक कॉफी होती है, ठीक है, तो वो कॉफी उन प्रोफेशनल्स को देगी जो क्विक एनर्जी इनको चाहिए, ठीक है, और जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, लाइट वर्क कर रहे हैं, उनको फ्लेवरफुल लाइट कॉफी देगी, जो जैसे मॉर्निंग कॉफी इंजॉय करना चाहते हैं, खाली बैठे हैं कुछ नहीं है तो बस इंजॉय करना है, उनको आप इतना बोल्ड कॉफी दे दोगे तो वो तो एकदम तन जाएंगे, वो नहीं करना है आपको. तो आपको पता है कि कॉफी वालों को भी पता है कि मेरे कस्टमर को क्या पसंद है और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर दिए हैं उनके लिए. इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी. ऑफ कोर्स कस्टमर को पता है जब आप उसके अकॉर्डिंग उसको गुड्स दे रहे हो तो वो तो आपसे सेटिस्फाइड होने ही वाला है, और जब उसको पता है कि आपके यहाँ उसको उसकी पसंद की चीज मिलती है तो वो आपके पास बार बार आएगा और लॉयल भी होगा. When customer find product or message that speak directly to them, they feel understood and valued. They can lead to higher, stronger loyalty and repeat business. तो जब कस्टमर को पता है कि आपके पास उसको वही चीज मिल रही है, वही मैसेज मिला जो मतलब उसको चाहिए, तो वो उसको लगेगा कि आप उसको समझ रहे हो, उसी अकॉर्डिंग उसको चीजें दे रहे हो, उसी अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, तो वो आपके लिए लॉयल होगा और बार बार आपके पास आएगा. जैसे एक मोबाइल फोन ब्रांड है, उसने बजट फ्रेंडली मॉडल्स बना रखे हैं, ठीक है, उन कंज्यूमर के लिए जो प्राइस कॉन्शियस है, और उन टेक एंथुसियास्ट के लिए हाई एंड मॉडल बना रखे हैं. तो उसको पता है कि हर कस्टमर को पता है कि मेरे अकॉर्डिंग भी इनके यहाँ प्रोडक्ट मिलने वाला है, और हर कस्टमर को पता है मेरे अकॉर्डिंग भी इनके यहाँ प्रोडक्ट मिलने वाला है. तो जब सबको पता है कि हमारे टाइप का यहाँ पे ही मिल जाएगा, तो वो बार बार उस कस्टमर को लगेगा कि चलो इनके पास चलते हैं, क्योंकि इनके पास हमारे लिए भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और आपकी एक लॉयल्टी क्रिएट हो जाएगी. Next is high return on investment. By concentrating effort on specific segment, business avoid wasting resources on uninterested audience. जब आपको पता रहता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, किस टाइप की है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपने एड्स रन करते हो, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो, और उन ऑडियंस पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ देते हो जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है नहीं, या जिनके लिए आपका प्रोडक्ट है ही नहीं. तो बेसिकली टारगेट मार्केटिंग कर लेते हो, जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाती है और अच्छे से आपका मार्केटिंग में भी पैसा खर्च हो पाता है और यूज हो पाता है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी. सेगमेंटेशन कैन रिवील अंडर रिजर्व मार्केट और नीश सेगमेंट दैट वर प्रीवियसली ओवरलुक्ड. जो सेगमेंटेशन है वो आपको ऐसी मार्केट के बारे में भी बताती है, या ऐसे नीश के बारे में बताती है जो पहले लोगों ने नहीं देखा है. क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं मार्केट में कस्टमर को डिवाइड कर रहे होते हो, तो आपको कुछ ऐसे भी कस्टमर समझ में आते हैं जिनके लिए अभी तक वो प्रोडक्ट बना ही नहीं है जो वो चाहते हैं. तो आप वहां पे इनोवेशन कर सकते हो, उनको वो प्रोडक्ट दे सकते हो जो रियली उन्हें चाहिए. जैसे कि आपने देखा कि वेगन प्रोडक्ट के लिए ग्रोइंग डिमांड है और उनके लिए कोई कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट नहीं बना रही है, तो आप इस गैप को पूरा कर सकते हो और उनके लिए वो प्रोडक्ट दे सकते हो. तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको ये भी मिल गया कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है जब आप मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं. Next is enhanced competitive advantage. Tailoring offers to a specific segment help a company stand out from competitor who use one size fit all approaches. जैसे आपके कॉम्पिटिटर है, वो क्या कर रहे हैं, वो कंपनी क्या कर रही है कि सबके लिए एक ही प्रोडक्ट बना रही है, वो बार बार ये नहीं दिख रही किसको क्या पसंद है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाए. बट आप क्या कर रहे हो, हर कस्टमर के लिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हो. तो अब क्या होगा, कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग आपको एडवांटेज मिलेगी. जैसे कि मान लो एक रेस्टोरेंट है, वो हर रीजन के कुजीन दे रहा है, ठीक है, जो लोकल टेस्ट को फिट करे. लाइक उसके पास हर रीजनल का बेस्ट फूड है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन. आपको पता है मेरे वहां पे ये चीज चलती है, तो आप वहां जाके उस चीज को पसंद करो. या लोकल एरिया में है तो उस रीजन का जो कुजीन है वो सर्व कर रहा है. बाकी जो रेस्टोरेंट है वो नॉर्मल जेनरिक जो चल रहा है वही चीजें दे रहे हैं. तो आप क्या होगा, कस्टमर आपके पास आएंगे क्योंकि उसको कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो बाकी लोग सर्व नहीं कर पा रहे. तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिल जाती है मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू. सो गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज टारगेटिंग, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट. इससे पहले हमने मार्केट सेगमेंटेशन को समझा था, उसी से ही ये टॉपिक जो है वो डिराइव्ड होगा, फर्दर मूव करेंगे हम. तो जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज जाके देख के आओ उसे मार्केट सेगमेंटेशन क्या है. ठीक है, हम यहाँ पे टारगेटिंग से स्टार्ट करें. सो जो स्टूडेंट पढ़ के आए हैं, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं कि टारगेटिंग क्या होती है.
बट जिन स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं आइडिया और नहीं देखने वाले हैं पहला पार्ट, तो चलो मैं बता देती हूँ। मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली होती है कि जब हम अपने कस्टमर्स को, जो कि मार्केट में हमारे कस्टमर्स हैं, उनको उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिन कस्टमर को जो पसंद है उनको एक ग्रुप में, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वालों कस्टमर को एक ग्रुप में। इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने गुड्स जो है कस्टमाइज करके उसको ऑफर करते हैं और प्रमोशन भी उस हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, अब आता है टारगेटिंग। क्या है टारगेट? मतलब क्या होता है, किसी चीज पे फोकस करना। जब हमने कस्टमर्स के ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे कि हमारी बेकरी है, तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो कस्टमर एक ग्रुप में, जो फन लविंग है जिनको मतलब खाना है, दे आर नॉट मच हेल्थ कॉन्शियस, उन्हें बस लुक चाहिए पेस्ट्री का वगैरह, ठीक है, वो एक ग्रुप में हो गए। तो हमने क्या किया, हमें अब पता होगा कि हमें किसको फोकस करना है, किसको टारगेट करना है। ठीक है, किस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर हमारे, मान लो हम हेल्दी बेकरी खोलना चाहते हैं, तो हमारे कौन से कस्टमर होंगे जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, तो हम उन पे ही फोकस करेंगे, उन पे ही क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, और आगे हमारी स्ट्रेटेजीज उनके अकॉर्डिंग ही होंगी। So targeting is the step in the marketing where a business decide which specific group of customer, कि कौन से कस्टमर का स्पेसिफिक ग्रुप जो उसने मार्केट सेगमेंटेशन से आइडेंटिफाई किया है उस पर वो फोकस करेगा। मान लो आप मार्केट, आपने समझी, अंडरस्टैंड की, आपको पता चला कस्टमर दो तरीके के हैं। अब आपको कौन से टाइप के कस्टमर पे फोकस करना है, आप अपना ब्रांड किस टाइप के कस्टमर के लिए बनाना चाहते हैं, वो होगा आपका टारगेटिंग। इन अदर वर्ड, आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट on the basis of age, location, interest or behavior, targeting involve picking up the segment that are most attractive and profitable। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मैंने अपने कस्टमर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, हेल्थ कॉन्शियस जो है बेकरी के प्रोडक्ट्स के लिए, और जो नॉट सो मच हेल्थ कॉन्शियस। तो हमें पता है कि हमारा जो ब्रांड हम जो फोकस करने वाले हैं वो हेल्थ कॉन्शियस के लिए करना चाहते हैं, हम उसके लिए अपना ब्रांड के प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। तो मुझे पता हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट मेरा कस्टमर बेस कौन सा है, मैं इसी ग्रुप को टारगेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए इनके लिए चीज़ें करना अट्रैक्टिव भी रहेगा और प्रॉफिटेबल भी रहेगा, हम लॉन्ग रन में अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। तो ये होता है टारगेटिंग। तो टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। चूजिंग द बेस्ट ग्रुप, यहाँ पे आपने जब मार्केट को डिवाइड किया है अलग अलग ग्रुप में, तो आपका फोकस होता है कि आप ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करो जो आपके लिए क्या हो, बेस्ट हो, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज्यादा से आपको लगता है कि खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, साइज एंड हाउ वेल योर प्रोडक्ट फिट देयर नीड। अब बेस्ट ग्रुप सेलेक्ट कैसे करोगे, वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट आप कितना कमाना चाहते हो। ठीक है, जैसे आपको अपना जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है, मान लो आपने रिच क्लास के लोगों के लिए बनाया है, आपको पता है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले मेरे कस्टमर नहीं है, क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपने क्यों वो ग्रुप सेलेक्ट किया है रिच वाला, क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना और अच्छा खासा पैसा कमाना है, चिक चिक नहीं चाहिए। साइज आपको पता है कि हर रिच क्लास का साइज जो है वो कम है, मान लो कम है, और मुझे इसलिए टारगेट करना है ताकि मैं फोकस कर पाऊँ कम लोगों में और बेस्ट दे पाऊँ, और मेरा प्रोडक्ट उनके ही नीड के अकॉर्डिंग है क्योंकि वो क्लासी है। तो मैंने क्या किया, बेस्ट ग्रुप इस हिसाब से सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमाइज योर मार्केटिंग मिक्स। अब आपने जो भी ग्रुप सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्राइसिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट करिए। कैसा प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, अब जैसे रिच सेक्शन के लिए क्या, तो प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ फर्स्ट प्रीमियम होनी चाहिए, बिकॉज आपको वो इतना पैसा दे रहे हैं। प्रमोशन भी उनके लेवल का होना चाहिए। प्राइस भी आप अच्छा खासा सेट कर सकते हो बिकॉज दे कैन अफोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज अपने सोच सकते हो कि ई कॉमर्स के थ्रू जाओगे, या आप डोर टू डोर देखोगे, या शोरूम्स खोलोगे। वो इफ यू टारगेट यंग प्रोफेशनल यू माइट, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आपने यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट किया है तो यू माइट सीक अ स्लीक टेक फ्रेंडली प्रोडक्ट विद मॉडर्न ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइज इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मान लो आपकी मोबाइल शॉप है, ठीक है, तो आपको पता है मेरी जो ऑडियंस है वो यंग है, आजकल की जो यंग जनरेशन वही मेरी ऑडियंस है। तो आप क्या करोगे, अपना जो भी प्रोडक्ट बनाओगे वो ऐसा बनाओगे जो उनके ट्रेंड के हिसाब से मैच करे। लाइक उन्हें स्लीक डिजाइन पसंद है और कैमरा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया सी रील बन जाए, मॉडर्न हो, तो आप वैसी तरीके से ब्रांडिंग करोगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रील्स वगैरह इंस्टा में एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे अपनी क्या कर दोगे, एडवर्टीजमेंट कर दोगे। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। टारगेटिंग इंश्योर करता है कि आप अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज कर पाए। आप यहाँ पे सब पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए क्या है, बेस्ट ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका टाइम भी बच रहा है बिकॉज एफर्ट्स आप सिर्फ उन पे डाल रहे हो, पैसा भी बच रहा है, प्रमोशन सिर्फ उनके लिए कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा, वो भी आराम से अचीव हो पाएगा इजिली।
नेक्स्ट इज बेटर कस्टमर कनेक्शन। कस्टमर कनेक्शन अच्छा बन पाता है क्योंकि आप एज स्पेसिफिक ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो, उसकी नीड्स के लिए चीज़ों को बना रहे हो, उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, प्राइसिंग को। तो यहाँ पे जो कस्टमर आपका होगा वो आपसे बहुत खुश रहेगा, आपसे वो सेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि उसको वो चीज़ मिल रही है जो उसको एग्जैक्टली चाहिए। एज आप घूमे हुए नहीं है सब पे फोकस करने में, आप जिस पे फोकस कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आपके मार्केटिंग मैसेजेस भी उनके लिए रेलिवेंट होंगे, इंगेजिंग होंगे, और जिससे आपके कस्टमर भाई सेटिस्फाइड ही होंगे क्योंकि उनको तो वो चीज़ मिल रही है अच्छे से, अटेंशन मिल रहा है प्रॉपर, और वो लॉयल भी रहेंगे। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक ग्रुप हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर हु मे बी यूजिंग वन साइज फिट ऑल अप्रोच। मतलब वो कॉम्पिटिटर आपके जो एक ही साइज से सबको, मतलब एक ही डंडे से सबको हाँकना वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं, उनसे आपको अलग करते हैं क्योंकि आप एक ग्रुप पे फोकस कर रहे हो और उसके लिए बेटर से बेटर चीजें दे रहे हो। ठीक है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, वो सब पे लगे हुए हैं कि हमको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इससे वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो आप वहां पे अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से स्टैंड आउट कर पाओगे क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रुप आपका है वो उनके पास कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता है कि उसे जो चीज मिल पाएगी बेस्ट वो आपसे ही मिल पाएगी। राइट, इससे आपका ब्रांड इमेज भी अच्छी बनेगी। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। टारगेटिंग इज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेटा गैदर ड्यूरिंग मार्केट सेगमेंटेशन, ensuring that your decision are well informed and strategically sound. Of course, टारगेटिंग किस पे बेस्ड है, जो भी आपने डेटा गैदर किया कस्टमर को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, उस पर बेस्ड है, रिसर्च की होगी तभी तो आपने कस्टमर को डिवाइड किया होगा एक एक अलग अलग ग्रुप में। तो इससे क्या होगा, जो भी आप डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है, पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए, वो सही होगा क्योंकि आपने अंधी नहीं मारी है कि मैं इस ग्रुप पे फोकस करना चाहता हूँ, आपने रिसर्च की है, डेटा गैदर किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने चीज़ों को डिसाइड किया है। फाउंडेशन फॉर पोजीशनिंग, इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है टारगेटिंग के बाद, वो होता है पोजीशन करना। मींस अपने ब्रांड को कस्टमर के, मतलब अपनी प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर की आइज में बनाना। ठीक है, once you have targeted the right segment, you can then position your product in a way that resonate with that group, further enhancing its appeal and effectiveness. एक बार आपने राइट ग्रुप या बेस्ट ग्रुप जो भी है आपका, ऑफकोर्स जो बेस्ट है आपके लिए वही राइट है, उसको एक बार आपने टारगेट कर लिया, उसके बाद अपने जो प्रोडक्ट है उसको आप पोजीशन करते हैं उसी तरीके से जो आपके कस्टमर की नीड को मैच करे। राइट, पोजीशनिंग हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप ये फोकस करते हो कि एक बार आपको अपना बेस्ट ग्रुप पता चल गया है तो अब आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के आइस के सामने ऐसा प्रेजेंट करो कि उन्हें लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बना है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, जिससे आपके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज उसके आगे हो। अगर उसको आपके प्रोडक्ट जिस भी डील में, मोबाइल में हो, बहुत सारे मोबाइल भी दिख रहे होंगे, फिर भी वो आपको सेलेक्ट करेगा बिकॉज उसकी माइंड में आपकी ब्रांड को लेके पोजीशनिंग हो रखी है कि ये ही बेस्ट है। राइट गाइस, सो हमने डिस्कस किया है कि टारगेटिंग का बेसिकली मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है। सो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज टारगेटिंग टाइप्स। टारगेटिंग क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया कि जब आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो उसके बेसिस पे आप जो स्पेसिफिक कस्टमर बेस सेलेक्ट करते हो। ठीक है, जब आप मार्केट में आपने अलग अलग कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, मींस जो कस्टमर सिमिलर टेस्ट प्रेफरेंस पसंद करते हैं उनको एक ग्रुप में, जो कस्टमर का बिहेवियर प्रेफरेंस टेस्ट इंटरेस्ट एक जैसा है उनको एक ग्रुप में। अब आपने क्या किया, जब उन सारे ग्रुप में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ग्रुप है जिसके लिए आप काम करना चाहते हो, जिसको प्रोडक्ट आप देना चाहते हो, जिसके लिए आप सर्विस देना चाहते हो, जब आप उसको सेलेक्ट कर देते हो स्पेसिफिक ग्रुप, वो होता है आपका टारगेटिंग। क्या मुझे इन्हीं टाइप के कस्टमर के लिए अपना प्रोडक्ट बनाना है और इनको ही मुझे सर्व करना है। नेक्स्ट आता है कि क्या होती है टारगेटिंग की टाइप्स। इन मार्केटिंग, टारगेटिंग रिफर्स टू सेलेक्टिंग स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ ब्रॉडर मार्केट टू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन। बेसिकली यहाँ पे आप स्पेसिफिक सेगमेंट को सेलेक्ट करते हो क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, उस बड़ी मार्केट में भी आपने गिने चुने कस्टमर को जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है उनको सेलेक्ट किया है ताकि आप उन पे ही अपने जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स है उसको फोकस कर पाओ। There are several types of targeting strategy that business can employ, each with its own approaches and objective. बहुत सारे टाइप्स हैं टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज के जो बिजनेस यूज कर सकता है और हर स्ट्रैटेजी के अपने खुद के अप्रोचेस और ऑब्जेक्टिव हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या मास मार्केटिंग। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व मार्केटिंग अ प्रोडक्ट टू द इंटायर मार्केट विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जब आप मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो आप कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो कि मुझे बस एक ही ग्रुप पे रिलाई करना है, सिर्फ इन्हीं कस्टमर पे फोकस करना है, नहीं। यहाँ पे आप क्या करते हो कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग
आप मतलब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो गया, उससे रिलेटेड ब्रांडिंग हो गई, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी, वो सारी चीजें आप पूरी मार्केट प्ले कर रहे हो, कोई अलग से कस्टमर आपने सेलेक्ट करके नहीं रखे हैं। दिस फोकस इज ऑन रीचिंग एज मेनी पीपल एज पॉसिबल विद अ सिंगल मार्केटिंग अप्रोच। यहाँ पे इस टारगेटिंग का मेन मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है कि जितनी ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, ठीक है, जितनी ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट डिलीवर करा पाए, वो करा दें, ठीक है। स्पेसिफिक हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि एक यूटिलिटी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है घर घर, जैसे हमारे यहाँ आसपास सब जगह बिजली आती है, लाइट आती है, तो जो यूटिलिटी कंपनी हमें लाइट दे रही है, उसका ये फोकस नहीं कि मैं इन्हीं लोगों को लाइट दूंगा, जो रिच हैं या जो मिडिल हैं उनको ही दूंगा, नहीं। इसका फोकस है कि जितने लोगों तक मेरी ये जो लाइट कनेक्शन है पहुंच जाए, उतने लोग तक पहुंच जाए, ठीक है, हम उन सबको टारगेट करना चाहते हैं। तो ये हो गई आपकी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आती है डिफरेंशिएटेड, वो थी अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कहीं से में भेदभाव नहीं कर रहे हो, सबको टारगेट कर रहे हो। डिफरेंशिएटेड में क्या होता है, एक कंपनी टारगेट मल्टीपल मार्केट सेगमेंट डिजाइनिंग सेपरेट ऑफरिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर ईच। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अलग अलग मार्केट सेगमेंट को टारगेट करती है, मतलब एक ही मार्केट के कस्टमर को नहीं, मल्टीपल मार्केट सेगमेंट को टारगेट करेगी और सबके लिए उनके पसंद के ऑफर निकालेगी, स्ट्रैटेजीज बनाएगी, जिससे वो सबको सेटिस्फाइड कर पाए। वहां पे क्या था, हम एक ही चीज दे रहे हैं, वो सबको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम एक ही चीज सबको नहीं दे रहे हैं, हमने जो मार्केट है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले कस्टमर के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में बस डिवाइड कर लिया है कि मिडिल ये है, रिच ये है, लोअर ये है। अब हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो हर चीज हर लोगों की नीड के अकॉर्डिंग होगा, रिच की नीड के अकॉर्डिंग होगा, मिडिल के लिए भी अलग से हमारा प्रोडक्ट होगा, लोअर, ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर पाए। तो a car manufacturer producing a different model to appeal to various segments such as SUVs for family and compact car for city dwellers। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या कर रही है, अलग अलग मॉडल्स बना रही है कार की, ताकि वो सबके लिए बना, मतलब फैमिलीज को भी दे पाए, फिर जो कार चलाते हैं फॉर सिटी ड्वेलर्स, ठीक है, उनको कॉम्पैक्ट कार चाहिए थी, बड़ी कार नहीं चाहिए, ठीक है, उनके लिए भी अलग से कार बन पाए, मतलब अगर दो लोग चल रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ हो, और अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो उसके लिए भी एक टाइप की कार हो। तो हर कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जिस भी कैटेगरी के कस्टमर हैं उनको अलग अलग प्रोडक्ट के थ्रू हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग या नीश मार्केटिंग। इसमें क्या है, दिस स्ट्रैटेजी फोकस ऑन अ सिंगल स्पेसिफिक मार्केट segment allowing the company to concentrate its efforts and resources on serving that niche exceptionally well। यहाँ पे concentrated है मीन्स फोकस एक जगह है, सिर्फ आप एक ही स्पेसिफिक मार्केट या सिंगल मार्केट को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, मीन्स एक ही कस्टमर के ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया, लाइक रिच क्लास के लिए ही प्रोडक्ट बनेगा बस। वहां पे क्या है, रिच मिडिल सबके लिए अलग अलग बनाए दे रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट है जो सबको दे रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक ही सेगमेंट के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया रिच क्लास, हम उनके लिए ही अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, और हमारे जो प्रोडक्ट है कंपनी जो बना रही हो और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमारे जितने भी एफर्ट्स होंगे या जो भी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी लगा रही है, वो बस उसी नीश को सर्व करने के लिए ही लगाएंगे। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन हाई एंड कस्टम मेड गिटार्स फॉर प्रोफेशनल म्यूजिशियन। मान लो एक कंपनी है जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और कस्टम मेड, मतलब जैसे प्रोफेशनल्स बताएंगे कि हमारे गिटार में मेरा नाम लिख दो या इस तरीके से बनना चाहिए, उनके लिए वो बना रही है गिटार। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, सिर्फ उनके लिए ही बना रही है, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, वो सारे म्यूजिशियन के लिए, या जो घर में अभी वेले बैठे हैं गिटार बजाना पसंद करते हैं उनके लिए नहीं, ठीक है, सबके लिए नहीं बना रही है, बस प्रोफेशनल म्यूजिशियन के लिए बना रही है। तो उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप पे क्या होगी, फोकस्ड होगी। नेक्स्ट इज माइक्रो मार्केटिंग या लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग टेलर्स प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम टू सूट द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और लोकेशन, ठीक है। माइक्रो मतलब कि छोटे लेवल की मार्केटिंग है, या लोकल कह लो या इंडिविजुअल मार्केटिंग कह लो, मीन हमारा जो प्रोडक्ट है या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है वो स्पेसिफिक लोकेशन के लोगों के टेस्ट को मैच करने के लिए है। मान लो एक लोकल बेकरी है जो पर्सनलाइज केक बनाती है उन इंडिविजुअल कस्टमर और रिटेलर्स को दे रही है जो उनके नेबरहुड में, जैसे हमारे आसपास में कोई बेकरी है, उसे हमारे लोगों के रीजन के लोगों के लिए क्या कर रही है, प्रोडक्ट अपना बना रही है और उनको ही टारगेट कर रही है। तो ये होती है माइक्रो या लोकल मार्केटिंग, कि लोकल लेवल पे ही अपने प्रोडक्ट या मार्केटिंग के थ्रू लोगों को सर्व करना, ठीक है। तो ये हो गया आपकी टारगेटिंग के टाइप्स। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is targeting importance। हमने टारगेटिंग को समझ लिया है, दो पार्ट्स हो चुके हैं, प्लीज देख के आएंगे।
आज इंपॉर्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं कि टारगेटिंग इन मार्केटिंग मीन्स फोकसिंग योर एफर्ट्स ऑन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मोस्टली लाइक टू बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। मीन्स टारगेटिंग में हम क्या करते हैं कि हम उसी ग्रुप ऑफ पीपल को फोकस करते हैं, उसी के लिए अपनी मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी प्राइसिंग करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, जो हमें लगता है हमारे प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इंटरेस्टेड हो। लाइक कोई ब्रांड है, उसको पता है मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, वो जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड जो बहुत ही ऐसे गुची हो गया, ठीक है, उनको पता है उनकी जो ऑडियंस है वो नॉर्मल नहीं है, वो भाई बहुत हाई क्लास ऑडियंस है, तो वो उसी के ही उन्हीं लोगों के हिसाब की चीज़ें बनाएगा। उसका एफर्ट्स इसी पे होगा कि मैं उन लोगों के हिसाब की ही जिस जैसी चीज़ें वो चाहते हैं, ट्रेंड जैसा चाहते हैं, उनके हिसाब की चीज़ें बनाओ। अब जैसे मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो इतना भाई फैंसी महंगा, पहली बात तो इतना महंगा बैग नहीं लेने वाले, 1.5 2 3 लाख करोड़ों का बैग नहीं लेंगे वो, ठीक है, तो आप उनके हिसाब की चीज़ें बना भी नहीं पाओगे, क्योंकि उन्हें चाहिए मजबूत और सटीक हो और कम में हो, ठीक है। हम लोग इतना नहीं फालतू का पैसा खर्च करते हैं, तो उनको पता है ना कि ये लोग नहीं लेंगे, तो मार्केटिंग, तो उसको पता है कि मेरा कौन सा टारगेट ग्रुप है, तो उसी के लिए वो फोकस कर रहा है कि भाई मैं इन्हीं लोगों को सर्व करना है मुझे, तो मेरे जो भी चीज़ें हों वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होती, दिस इज टारगेटिंग। तो यहाँ कुछ रीज़न है क्यों टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें स्पेसिफिक ग्रुप को फोकस करना चाहिए, और जो फोकस करते हैं अपने एफर्ट सब उसी पे लगाते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है। पहला है मनी बचेगा और रिसोर्स बचेंगे। अगर आप सब पे फोकस करोगे, आपको पता है भाई 1.5 2 लाख का बैग जो है वो सिर्फ रिच सेक्शन वाले ले रहे हैं, मिडिल और लोअर वाले लेना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आप सोचोगे मैं उनको भी एडवर्टीजमेंट दूँ, उनको भी मेल भेजता रहूँ हर टाइम, उनको भी प्रमोट करूँ अपने प्रोडक्ट को, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो खरीदेंगे ही नहीं और ना आप उसके हिसाब से उन्हें सर्व कर पाओगे। तो यहाँ पे पैसे ना वेस्ट करो, उन्हीं पे फोकस करो जो आपको लगता है कि मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड हैं। तो उससे क्या होता है, बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्पेसिफिक ऑडियंस यू अवॉइड स्पेंडिंग ऑन पीपल हु आर अनलाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट। आप उस पर खर्च नहीं करोगे जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। इससे क्या होगा, आपका मार्केटिंग बजट का प्रॉपर यूज कर पाओगे और ये इंश्योर कर पाओगे रिसोर्सेज वहीं लगे जहां पे उनका जरूरत है और जहां से उनका रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट इज सेल्स बढ़ती है जब आप अपने मार्केटिंग मैसेज को अपने ही स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब जो आपको लग रहा है कि कस्टमर मेरे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जब अपने मार्केटिंग मैसेज को डिजाइन करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उससे क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी। स्पीकिंग डायरेक्टली टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस मेक योर प्रोडक्ट मोर अपीलिंग टू देम। आप क्या करो कि डायरेक्ट अगर बात कर रहे हो कि आपकी जो नीड है, इंटरेस्ट है टारगेट ऑडियंस का, उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनको लगेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग है। तो अपने मार्केटिंग मैसेज में आपको ये फोकस करना है कि जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है जिस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, उनको बताओ कि उससे उनकी कौन सी नीड पूरी हो रही है और किस हिसाब से वो उनके इंटरेस्ट को मैच कर रहा है। जिससे क्या होगा, वो अवेयर रहेंगे और आपके प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। तो ये आप कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, मेल्स के थ्रू कर सकते हो, जिससे उनको पता रहे कि वो प्रोडक्ट उनके लिए क्यों है और वो उसे परचेज कर। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ योर टारगेट ऑडियंस हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। जो आप स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ही प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके नीड के अकॉर्डिंग ही डिजाइन कर रहे हो चीज़ें, मार्केटिंग मैसेजेस भी उसके अकॉर्डिंग दे रहे हो, तो क्या होगा, उनको पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए ही बना है, हमारे लिए ही ये ब्रांड बनाता है, और हमें उस पर क्या होगा, ट्रस्ट होगा, हम उसके लिए लॉयल रहेंगे। उसको कस्टमर को भी वैल्यू लगेगी कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई ब्रांड है जो मुझे चीज़ें सर्व कर रहा है, राइट। इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नोइंग यू टारगेट मार्केट अलाउ यू टू क्रिएट और इम्प्रूव प्रोडक्ट दैट बेटर मीट देयर नीड। दिस फोकस कैन लीड टू मोर इनोवेटिव सोल्यूशन दैट स्टैंड आउट इन द मार्केट। मीन्स इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी इंप्रूव होगा। जब आपको पता है कि मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है, तो जैसे जैसे उसका टेस्ट बदलेगा, प्रेफरेंस बदलेगा, तो आप फोकस करोगे मैं अपने प्रोडक्ट को भी उस तरीके से चेंज करूँ या उसके अकॉर्डिंग कुछ नया लाऊं। इससे क्या होगा, आप कुछ ना कुछ नया करते रहोगे और मार्केट में स्टैंड आउट कर पाओगे। इनहैंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जब आपको पता है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग कैंपेन रन करोगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने मैसेजेस को डिजाइन करोगे और बेस्ट चैनल यूज करोगे ताकि आप उन ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचा पाओ। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ कॉम्पिटेटिव एज। जब आप स्पेसिफिक सेगमेंट पे फोकस करते हो, तो आप अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग खड़ा कर पाते हो, डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। हु मे बी टारगेटिंग अ ब्रॉडर ऑडियंस, मीन्स कोई मान लो फोन एप्पल है, उसको पता है मेरा जो मेजर में जो मेरे प्रोडक्ट के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है वो रिच सेक्शन है, ठीक है।
और अपर मिडिल क्लास है, तो वो फोकस करेगा कि हम उन पे ही अपना प्रोडक्ट रखें। बाकी क्या है, जो मोबाइल फ़ोन है लाइक रेडमी है, ये वो सबके लिए बना रहे हैं। उनका फ़ोन जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक रिच सेक्शन के लिए ही नहीं है। उनके अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे सैमसंग अलग अलग मॉडल, महंगी से महंगा भी है, सस्ते से सस्ता भी है, तो वो सारी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो लेकिन एप्पल अब सैमसंग से अलग क्यों हो गया, क्योंकि एप्पल की अपना एक अलग इमेज है कि वो सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं जो रिच हैं या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो सारी ऑडियंस को सर्व नहीं कर रहा है। तो कॉम्पिटिटर से आप इस तरीके से क्या हो गया, अलग हो गए कि ब्रांड इमेज सेट हो गई कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सबके लिए हो सकती हैं। इससे क्या होगा, आपका ब्रांड लोग ज़्यादा याद भी रखेंगे और टारगेट कस्टमर से प्रेफर करेंगे। फैसिलिटेट्स बिजनेस ग्रोथ। इफेक्टिव टारगेटिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटी विद इन योर मार्केट। इफेक्टिव टारगेटिंग आपको हेल्प करेगी कि कौन सी नई अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, वो आप पता लगा पाओ। जब अपने टारगेट ऑडियंस की नीड को समझोगे, क्या चेंजेस होने चाहिए वो समझोगे, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे, तो क्या होगा कि आपको एक नई मार्केट में मिलेगी, नई कस्टमर बेस भी मिलेगा और अपने बिजनेस की ग्रोथ को भी देख पाओगे, क्योंकि आप इवॉल्व हो रहे हो। जैसे जैसे आपको पता चला है कि आने वाले ट्रेंड चल रहे हैं और कस्टमर जो नया है आ रहे हैं, उनको यही चीज़ें पसंद है, तो आप उसके हिसाब से भी चीज़ें करने लग जाओगे और उन्हें सर्व कर पाओगे। Guys, in this part we are going to start this topic, that is positioning, meaning and concept. इससे पहले हमने टारगेटिंग पढ़ा, सबसे पहले हमने मार्केट सेगमेंट पढ़ा कि मार्केट में कस्टमर्स को क्या करते हैं, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जिसने नहीं देखा है डिटेल में प्लीज देख के आओ। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमने जब डिवाइड किया है उसमें हमें क्या लगता है कि हमारे कौन से कस्टमर सुटेबल है हमारे लिए, उनको हम क्या करते हैं, फाइनली सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। मीन्स हम उनको फाइनली टारगेट करते हैं कि हम बस इतने सिमिलर ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में हम इस वाले सिमिलर ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं। एंड देन आती है आपकी पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होती है कि अब उनके माइंड में अपने प्रोडक्ट को लेके एक इमेज बनाना, ठीक है, कि वो आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से देखें, तो वही होती है पोजीशनिंग। चलो देखते हैं पोजीशनिंग को, अंडरस्टैंड करते हैं। पोजीशनिंग मीन क्रिएटिंग अ यूनिक इमेज ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट या ब्रांड की एक इमेज बनाना। कैसी इमेज, यूनिक, मीन्स बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले अगर वो आपके प्रोडक्ट के मतलब देखते हैं तो उनको कुछ अलग ही फील आए आपके प्रोडक्ट को लेके। इट हेल्प्स कंपनी स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर एंड मेक कस्टमर थिंक ऑफ ब्रांड इन अ स्पेसिफिक वे। ये हेल्प करती है कंपनी को कि वो भीड़ से क्या हो पाए, अलग हो पाए और अपने कस्टमर को एक स्पेसिफिक वे में मजबूर कर पाए कि वो उसके ब्रांड को लेके सोचे। ठीक है, जैसे इमेजिन करो आपको कोई फोन चाहिए। अगर आप फोन चाहिए और सोचते हो मुझे एप्पल चाहिए, तो एप्पल क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आपको पता है उसका एक स्टेटस है, वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं, उसमें फीचर्स, कैमरा क्वालिटी बेटर है एज पर द कॉम्पिटिटर्स। सो आपके माइंड में उसकी क्या है, एक यूनिक इमेज है जो बाकी फोन्स को लेके नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया है, आपके माइंड में अपनी एक पोजीशन बना रखी है। सो दिस इज व्हाट पोजीशनिंग। इफ यू थिंक ऑफ सैमसंग, यू थिंक ऑफ इनोवेशन एंड वैरायटी। अगर आप सैमसंग के बारे में सोचते हो तो आप उसको किस इमेज से देख रहे हो कि वहां पे आपको वैरायटीज मिलेंगी, इनोवेशंस मिलेगा। तो मतलब हर प्रोडक्ट को लेके, हर ब्रांड को लेके आपके अंदर कुछ इमेज है जो कि बाकी के प्रोडक्ट से अलग होगी, मींस यूनिक इमेज है। पोजीशनिंग इज अबाउट डिसाइडिंग हु इज योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले हम पोजीशनिंग करते कैसे, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, मींस हम किन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हम पहले टारगेटिंग कर लेंगे। ठीक है, नहीं देखा तो पहला पार्ट देखो टारगेटिंग क्या होती है। व्हाट मेक्स योर ब्रांड यूनिक। अब हम सोचेंगे कि आपका ब्रांड लोग क्यों सेलेक्ट करें, आपका ब्रांड यूनिक क्यों है। मतलब प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं जो वो चीज सब दे रहे हैं मार्केट में, अलग अलग ब्रांड। ठीक है, जैसे कि मान लो नमक है, सॉल्ट है, बहुत सारे ब्रांड के सॉल्ट अवेलेबल है, बट टाटा सॉल्ट ही क्यों, बिकॉज उसकी एक इमेज बन रखी है। आप जब एडवर्टीजमेंट भी देखते हो कि वो प्योर है, ठीक है, वो शुद्ध है, तो आपको लगता है कि हमें यही लेना चाहिए, ये वो, ठीक है, सोडियम जो मात्रा है वो सही है, तो वो सब सोच के क्या सोचते हैं कि हमें वही परचेस करना चाहिए। तो उसकी ब्रांड की एक यूनिक इमेज आपके माइंड में है, इसलिए वो आपको सेलेक्ट करेगा। हाउ डू यू कम्युनिकेट दिस यूनिकनेस। अब आप उसको अपनी ये यूनिकनेस कि हमारा ये फीचर बाकी से हटके है, ये कैसे बताओगे। इन सारी चीजों को हम पोजीशनिंग में क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। बिजनेस यूज करता है पोजीशनिंग टू मेक देयर प्रोडक्ट मोर मेमोरेबल एंड डिफरेंट फ्रॉम कंपटीटर। बिजनेस पोजीशनिंग को यूज करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को यादगार और अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बना पाए। पोजीशन करेगा माइंड में, अलग इमेज क्रिएट करेगा, तभी कस्टमर उसके प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स।
तो कितने टाइप्स की पोजीशनिंग होती है अंडरस्टैंड करेंगे एग्जांपल्स के साथ। पहली है प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग। प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग क्या होती है कि मतलब आपके माइंड में जो ब्रांड ने यूनिक इमेज क्रिएट की है वो क्रिएट की है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। मींस ब्रांड इज नोन फॉर बीइंग चीप और प्रीमियम। ब्रांड दो टाइप से जाना जाता है, या तो वो चीप है या तो प्रीमियम है। जैसे रोलेक्स, उसकी पोजीशनिंग क्या है कि वो एक लग्जरी ब्रांड है, ठीक है। रेडमी इस अफोर्डेबल है, स्मार्टफोन, ठीक है। तो प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग में जब आप अपनी यूनिक इमेज कस्टमर के माइंड में क्रिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। क्वालिटी बेस्ड मींस क्वालिटी के बेसिस पे जब आप अपने कस्टमर के माइंड में अपनी पोजीशनिंग करते हो कि मान लो आपकी जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी है, इसलिए कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है। रिलायबिलिटी है, टिकेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ले रहा है। बहुत सारी चीजें आप भी मार्केट में इसीलिए खरीदते हो क्योंकि आपको उस पर भरोसा होता है। क्यों भरोसा होता है? क्योंकि उसके फीचर्स पे आपको भरोसा होता है, वो पोजीशनिंग आपके माइंड में हो रखी है। मर्सिडीज बेंज इज नोन फॉर हाई क्वालिटी कार्स। सो हाई क्वालिटी के लिए, या टाटा की कार को हाई क्वालिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे माइंड में पोजीशनिंग हो सकती है कि वो स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, तो हम उसको लेंगे एज कम्पेयर टू द ब्रांड्स। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस बेस्ड पोजीशनिंग। कन्वीनियंस बेस्ड पोजीशनिंग मतलब कि कितनी उसकी आपको सहूलियत मिल रही है, ठीक है, कितना वो आपके लिए कन्वीनियंट है, इजी एक्सेस और फास्ट सर्विस मिल रही है उसके बेस में। जैसे डोमिनोज कहता है कि हमारी जो डिलीवरी है वो 30 मिनट्स में होगी वरना फ्री है, तो ये आपको कन्वीनियंस दे रहा है कि 30 मिनट्स के अंदर आपको चीज मिल जाएगी। तो इसने अपनी पोजीशनिंग आपके माइंड में कन्वीनियंस को लेके बना रखी है। ब्लिंकिट, उसने आपके माइंड में अपनी की 10 मिनट्स, ठीक है, वो भी आपके लिए कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी पोजीशनिंग सेट करके रखे हैं। यूनिक फीचर पोजीशनिंग। यूनिक फीचर पोजीशनिंग में अ स्पेशल फीचर दैट नो वन एल्स ऑफर। ऐसे ब्रांड जो ऐसे फीचर्स आपको दे रहे हैं जो कोई ब्रांड नहीं दे रहा है, उसके बेसिस पे उन्होंने आपके माइंड में एक अपनी इमेज क्रिएट कर रखी है। जैसे कि टेस्ला, वो सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स दे रहा है जो कि कोई और नहीं दे रहा है। तो टेस्ला आपके माइंड में आते ही क्लिक होता है इलेक्ट्रिक कार दैट इज सेल्फ ड्राइविंग। सो यूनिक इमेज है, इसके लिए आपके माइंड में टेस्ला की अलग पोजीशनिंग हो रखी है। नेक्स्ट इज कस्टमर सेंट्रिक पोजीशन। मींस ऐसे ब्रांड जो सिर्फ कस्टमर के फोकस और नीड्स पे फोकस करते हैं, इमोशंस और नीड पे फोकस करते हैं, उनके बेसिस पे आपके माइंड में पोजीशनिंग है। जैसे डव पोजीशन इटसेल्फ एज अ ब्रांड दैट प्रमोट रियल ब्यूटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। डव के एडवर्टीजमेंट आप देखे होंगे, वो प्रमोट करता है कि रियल ब्यूटी, देखा होगा, ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उसने अपनी पोजीशनिंग करी कि कस्टमर की क्या नीड है, व्हाट दे वांट सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे वांट टू फील दैट दे आर ब्यूटीफुल, राइट, इनसाइड आउट। सो वो डव ने कर रखा है, तो उसकी ब्रांड इमेज उस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया है। सो ये हो गई टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is positioning importance, right? Positioning क्या होती है हमने डिस्कस कर रखा है, पहले वाले पार्ट को प्लीज चेकआउट कर लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग, कि आपने अपने ब्रांड की क्या यूनिक इमेज क्रिएट की है कस्टमर के माइंड में, वो होती है पोजीशनिंग, ठीक है। एक पोजीशन बनाना कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड और सर्विस को लेके, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आप एक यूनिक इमेज बनाना चाह रहे हो? तो positioning play a crucial role in shaping how customer perceive a brand. A good positioning strategy help business stand out. First of all, आपको stand out करने में हेल्प करेगी, मीन्स आपको भीड़ से अलग करेगी। कॉम्पिटिटर्स के पास भी वही प्रोडक्ट है, बट आप क्या अच्छा दे रहे हो उस चीज में, क्या यूनिक दे रहे हो जो कोई और नहीं दे रहा है, तो लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों याद रखेंगे। कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, बिकॉज आपने उसके माइंड में अपने कोई यूनिक इमेज क्रिएट कर रखी है, सो वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है, सो कस्टमर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। ब्रांड स्ट्रांग हो रहा है आपका बिल्ड। कस्टमर लॉयल है, ऑफ कोर्स वो आपके टुवर्ड क्यों अट्रैक्टेड है, बिकॉज ऑफ द यूनिक फीचर और द यूनिक पोजीशन ऑफ योर ब्रांड और प्रोडक्ट इन देयर माइंड। सो कस्टमर लॉयल्टी रहेगी, और ओवरऑल मार्केट के इफेक्टिवनेस को क्या करेंगे आप, इंप्रूव कर पाएंगे। So why positioning is important? Let us understand. First is differentiation from competitors. Very easy. आपने अगर अपनी कोई, जैसे आप हो, ठीक है, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सिंपल, बट कोई स्टूडेंट है जो बिल्कुल यूनिक है टीचर के लिए, वाई, बिकॉज वो पढ़ने में अच्छा है या बहुत शैतान है, तो उसकी अलग इमेज बन रखी है, तो भीड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो सिमिलर है, प्रोडक्ट की अगर अलग यूनिक इमेज है तो वो क्या हो गया, कॉम्पिटिटर से अलग हो गया। कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कस्टमर को चाहिए, तो आप अपने आप को स्टैंड आउट करा पा रहे हैं। पोजीशनिंग आपको यही हेल्प करती है कि आप अपने ब्रांड की एक यूनिक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करें, जिससे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले प्रोडक्ट आपका कस्टमर इजिली क्या कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए और प्रेफर करे।
टेस्ला डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को बाय पोजीशनिंग एन इनोवेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल रेदर देन जस्ट अदर कार कंपनी। जैसे कार कंपनी नॉर्मल कार बना रही है, बट टेस्ला कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, तो उसने अपने आप को क्या कर रखा है, कॉम्पिटिटर से डिफरेंस कर रखा है। नेक्स्ट इज ब्रिंग ब्रांड लॉयल्टी। When customer connect with brand values and message, they become loyal customer। जब कस्टमर आपके ब्रांड की यूनिकनेस और आपकी वैल्यूज से क्या होता है, कनेक्ट होता है, तो वो आपके लिए लॉयल बन पाता है। वो फिर क्या करेगा, आपके ही प्रोडक्ट को बार बार क्या करेगा, प्रेफर करेगा। सो स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग क्रिएट इमोशनल बॉन्ड्स विद कस्टमर। तो पोजिशनिंग हेल्प करती है कि आप एक अच्छा बॉन्ड जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ क्रिएट कर पाओ। जैसे कि स्टारबक्स है, वो अपने आप को एज अ कोजी वेलकमिंग स्पेस है वहां का, तो कैसा उसने प्रेजेंट कर रखा है कि एक कोजी वेलकमिंग स्पेस है जहां लोग आ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आराम से कॉफी पी सकते हैं। सो उसने क्या की, कस्टमर बार बार वहां जाएगा, उसको वही चीजें मिलेंगी, वही फीचर जो मिल है यहाँ के, उसको बार बार मिलेंगे। सो वही कनेक्शन बना पाएगा उस पर्टिकुलर ब्रांड से। नेक्स्ट इज एनहांस कस्टमर परसेप्शन। कस्टमर का जो परसेप्शन है, मीन्स उसका जो वे ऑफ थिंकिंग आपके ब्रांड को लेके, वो आप शेप कर पाते हो कि वो क्या सोचे आपके ब्रांड के क्वालिटी के बारे में, वैल्यू के बारे में, क्रेडिबिलिटी के बारे में। तो एक पॉजिटिव और क्लियर परसेप्शन बना सकते हो लोगों के माइंड में कि हमारा ब्रांड जो है वो आपको बेटर से बेटर चीज दे रहा है। तो कस्टमर क्या होगा, उसका ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर, वो आपके ब्रांड को प्रेफर करेगा। जैसे कि एप्पल ने किया है, उसको लोग एज अ प्रीमियम ब्रांड देखते हैं क्योंकि उसमें हर टाइप कुछ इनोवेशन है, क्वालिटी, स्लीक डिजाइन, इस वजह से। जस्टिफाइज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पोजीशनिंग आपको हेल्प करती है कि आप कस्टमर को ये बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्यों उस तरीके से प्राइस किया गया। अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम भी है तो हाई प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हो, बिकॉज आपकी कुछ हाई क्वालिटी चीज होगी जो आप दे रहे होगे, जो आप जस्टिफाई करोगे कि हम जो है वो मान लो जैसे रोलेक्स की वॉच है, वो अपना हाई प्राइस जस्टिफाई करता है कि हम क्राफ्टमैनशिप के लिए जाने जाते हैं, प्रेस्टीज के लिए जाने जाते हैं, जो कोई और नहीं दे रहा है। सो हम एक लग्जरी ब्रांड है, हम उसके लिए चार्ज कर रहे हैं आपसे, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आप कस्टमर को जस्टिफाई कर पाओगे कि ऐसा क्यों है, तो वो एक पोजीशन बन पाएगी उसके माइंड में। इंप्रूव मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। अ वेल डिफाइंड पोजीशन मेक मार्केटिंग मैसेज क्लियर एंड मोर परsuasive। मींस एक अगर अच्छी पोजीशनिंग आपने करी है तो जो आपका मैसेज होगा कस्टमर के लिए वो बिल्कुल क्लियर होगा और आप कस्टमर को परसुएट कर पाओगे कि वाई देयर ब्रांड, ठीक है, मार्केटिंग इफेक्टिव हो पाएगी। नेक्स्ट इज दिस इंश्योर दैट एडवर्टाइजिंग एफर्ट रीजनेट विद द टारगेट ऑडियंस। ये भी इंश्योर करेगी कि आपके जो एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स है वो टारगेट ऑडियंस से क्या हो, मैच भी करें, ठीक है। तो वेल डिफाइंड पोजीशन आपको हेल्प करती है कि जो भी मार्केटिंग है, मैसेज है आपके, वो आप कस्टमर तक इजिली पहुंचा पाओ, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट किस वजह से है, क्या उसके फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें आप उनको बता पाओ ताकि एक पोजीशनिंग हो पाए और आपकी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए। जैसे मैकडी है, वो अपने आप को एज अफोर्डेबल, फास्ट और कन्वीनियंट फूड ऑप्शन की तरह अपनी मार्केटिंग करता है और कस्टमर के लिए वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट द राइट कस्टमर। जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, जो आपकी यूनिक ऑफर की वैल्यू करेगी, जिसको लग रहा है कि ठीक है भाई, अगर आपका लग्जरी चीज़ है, वो उसकी वैल्यू करते हैं, उसकी कदर करते हैं, उनको वो चाहिए, उनसे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उनका एक स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, सो वो आप उस तरीके के कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट कर पाओगे बाय क्रिएटिंग पोजीशनिंग। जैसे BMW टारगेट करती है उन कस्टमर को जो लग्जरी, परफॉर्मेंस और इनोवेशन चाहते हैं अपनी कार में, तो वो उनके लिए राइट ऑडियंस है। और पोजीशनिंग करके अपने ब्रांड को उसी के फीचर्स के साथ स्टैब्लिश करके वो वैसे ही कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्रिएट अ लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अ स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी ये इंश्योर करती है कि आप सक्सेसफुल बन पाए, ठीक है। आप एक कस्टमर, जैसे आपके जो कॉम्पिटिटर्स उनसे आप स्टैंड आउट हो पाए पहली बात तो, और मार्केट में टिके रहें, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आपको कभी भी किक आउट कर सकते हैं, बट इफ यू आर गिविंग समथिंग यूनिक और कस्टमर के माइंड में आपकी एक अच्छी यूनिक वैल्यू है, तो वो आपके ही प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, तो आप मार्केट में रहोगे और आपका शेयर मेंटेन रहेगा। जैसे कोका कोला हैज मेंटेन इट्स पोजीशन एज अ लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड फॉर डिकेड्स। जैसे कोका कोला है, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स आए, बट उसकी पोजीशनिंग आज भी है मार्केट में, उसको आज भी देखा जाता है एज अ सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड विच इज वेरी गुड इन टेस्ट और समथिंग एल्स। सो उसकी एक ब्रांडिंग पोजीशनिंग है और जो बहुत टाइम से चली आ रही है, तो वो मार्केट में अपना शेयर क्या कर रहा है, होल्ड कर पा रहा है ड्यू टू इट्स पोजीशनिंग। सो पोजीशनिंग इज सिंपल, कैसे आपके ब्रांड को लोग देते हैं, क्या उनके माइंड में आपके ब्रांड को लेके है, जो आपके कस्टमर को हेल्प करता है कि वो आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करें, आपके कस्टमर रिटेन करें और आपका ब्रांड बढ़े और ओवर द टाइम, और लोग आपको प्रेफरेंस दें एज पर योर कॉम्पिटिटर्स। Now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is repositioning meaning and concept.
सो रीपोजिशनिंग, इससे पहले पोजिशनिंग जिसने नहीं देखा है सो प्लीज देख के आओ। पोजिशनिंग की मीनिंग, कॉन्सेप्ट, टाइप्स और इंपॉर्टेंस सब डिस्कस हो गया है। आज हम बात करेंगे रीपोजिशनिंग की। तो पोजिशनिंग क्या होती है कि अपने कस्टमर के माइंड में अपने ब्रांड की एक इमेज क्रिएट करना, एक यूनिक इमेज क्रिएट करना जो कॉम्पिटिटर से अलग हो। लाइक डोमिनोज 30 मिनट होम डिलीवरी, ठीक है, और पिज्जा विल बी फ्री। सो उसकी एक यूनिक इमेज है कि ये जो पिज्जा ब्रांड है वो इस तरीके से चीज दे रहा है, और जिन कस्टमर को ये चीज चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, वो उसको प्रेफर करेंगे। सो ये हो गई पोजीशनिंग कि कैसे अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में आपने बिठा रखा है। नेक्स्ट आता है रीपोजिशनिंग, मतलब कि दोबारा से पोजीशनिंग कर रहे हो। जो भी इमेज क्रिएट कर रखी थी ब्रांड के अपने कस्टमर के माइंड में, उसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, वो होती है रीपोजिशनिंग। बिजनेस यूज रीपोजिशनिंग व्हेन दे वांट टू अपडेट देयर इमेज, जब बिजनेस को चाहिए कि उनकी इमेज अपडेट हो या नई ऑडियंस टारगेट करनी है, तो वो क्या करते हैं, अपनी रीपोजिशनिंग करते हैं कि कस्टमर के माइंड में जो उसकी इमेज बनी हुई है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मैकडी ने अपने आप को रीपोजिशन किया इटसेल्फ फ्रॉम अ फास्ट फूड ब्रांड टू अ more health conscious restaurant by adding salads and healthier options to its menu। मैकडी ने कैसे किया, पहले वो फास्ट फूड ब्रांड था तो यही इमेज एक कस्टमर के माइंड में क्रिएट थी, बट अब उसने क्या किया, मोर हेल्थ कॉन्शियस रेस्टोरेंट के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया कि वो हेल्थ कॉन्शियस भी है, वो सैलड्स भी उन्होंने अपने मेन्यू में ऐड किया है, कुछ हेल्थियर ऑप्शन फॉर हेल्थ फ्रीक कि वो उसको रेफर कर सकते हैं। सो पहले जो इमेज थी फास्ट फूड ब्रांड को, अब वो थोड़ा क्या हुई है, चेंज हुई है कि हेल्थ कॉन्शियस ब्रांड भी वो है। रीपोजिशनिंग में क्या करते हो, सबसे पहले स्टेप्स क्या है, ये देखना कि क्यों आपका करंट ब्रांड वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि मैकडी का हो गया, फास्ट फूड ब्रांड, अब लोग हेल्थ कॉन्शियस है, कोविड के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो उतना वर्क नहीं कर रहा, लोग हेल्थ के ऑप्शन के टुवर्ड भाग रहे हैं, तो हमें ये पता हो गया कि हमें चेंज क्यों करना है। नेक्स्ट आती है मार्केट रिसर्च। अब हम एंड डेप्थ मतलब डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, क्या सही में ऐसा है, कस्टमर क्या चाह रहा है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, कॉम्पिटिटर्स हमारे मुकाबले क्या कर रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो सब हम एनालाइज करेंगे। प्रॉपर सर्वे ले सकते हैं, ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं, डेटा गैदर कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, ताकि हम समझ पाए कि कस्टमर को आखिरकार क्या चाहिए। ठीक है, जो हम ब्रांड में अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे ना, जो हमारे कस्टमर को चाहिए होगा, तो हम समझेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए और कॉम्पिटिटर कैसे अपने आप को कस्टमर के नजरों में मार्केट में स्टैब्लिश किए। तो पहले हमने चेंज का देखा कि हमें क्यों चेंज करना है, और फिर हम रिसर्च करेंगे। ऐसे ही नहीं कि चेंज दिखा ये है तो तुरंत कर दिया, पहले उसको रिसर्च करेंगे कि क्या सही में ऐसा कुछ करना चाहिए, और अगर आपको लगता है उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रांड मैसेज होगा उसको रीडिफाइन करेंगे, अपनी जो ब्रांड आइडेंटिटी उसको एडजस्ट करेंगे, मीन्स चेंज करेंगे, जो भी हमें वैल्यूज चेंज करनी है या मैसेज बदलना है, ताकि हम कस्टमर की नीड के साथ बेटर कनेक्ट कर पाए, उसको सेटिस्फाई कर पाए और मार्केट के ट्रेंड को यूज कर पाए। ये इन्वॉल्व करेगा कि आपने स्लोगन बदल दो, या फिर लोगो बदलना है वो बदल दो, ब्रांड की पोजीशनिंग बदल दो, ताकि क्या हो, कस्टमर आपके साथ अब रीजनेट कर पाए और आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस। जैसे मैकडी ने अपने आप को चेंज किया, उसने क्या किया, अपना हेल्दी ऑप्शन ऐड किया, तो उसने अपनी वैल्यूज में चेंज किया और मेन्यू में चेंज किया, तो अब लोग जिस नज़र से उसको देख रहे थे वो भी बदला, तो वो रीडिफाइंड हो गया। अब जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, आप क्या कहो, एक बार आपने एडजस्टमेंट कर दिया, आप उसको अपडेट कर दो, पूरा एडवर्टीजमेंट कर दो, लोगों को अवेयर करा दो, पैकेजिंग बदलनी है वो बदल दो, ब्रांड को सोशल मीडिया के थ्रू बताओ कि ये हमने हमारे मेन्यू में ये चीज़ें नहीं आई हैं, नाउ वी आर नॉट दिस ब्रांड, नाउ वी हैव स्विच टू दिस ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, हम लिमिटेड नहीं है, अब हम ये भी कर रहे हैं। तो ये इंश्योर करा ताकि कस्टमर आपकी ब्रांड के जो भी नई चीज़ें हैं उनको समझ पाए और अंडरस्टैंड कर पाए और आपको रिस्पॉन्स दे पाए। गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज रीपोजिशनिंग इंपॉर्टेंस। इससे पहले हमने रीपोजिशनिंग क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कर लिया था। ठीक है, आज हम समझेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक ब्रांड को क्यों रिक्वायर्ड होता है कि वो अपनी रीपोजिशनिंग करे ब्रांड की। राइट, सो कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कि रीपोजिशनिंग बेसिकली क्या होता है कि जब बिजनेस अपने आप की जो पोजीशन या इमेज उसने कंज्यूमर के माइंड में बना रखी है उसको चेंज करता है, कह सकते हो एडजस्ट करता है या पूरी तरीके से चेंज करता है, उसे कहते हैं रीपोजिशनिंग। जैसे हमने मैकडी का एग्जाम्पल लिया था कि मैकडी को जो इमेज उसने माइंड में क्रिएट की थी कंज्यूमर की, वो था कि वो एक फास्ट फूड ब्रांड है। ठीक है, बट जब उसने देखा कि जो आने वाले टाइम पे लोग इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उसने अपने मेन्यू में सैलेड्स और हेल्दी ऑप्शंस रखे। तो अब उसने क्या करने की कोशिश करी कि कंज्यूमर के माइंड में अपनी इमेज को रीपोजिशन किया कि नाउ वी आर हेल्दी ब्रांड ऑल्सो।
राइट। सो क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों बिजनेस को रीपोजिशन करना जरूरी है? सो फर्स्ट इज कीप द ब्रांड रेलिवेंट, अपने ब्रांड को रेलिवेंट बनाए रखने के लिए। एज यू नो कि आजकल की मार्केट या कंज्यूमर को कह लो, उसका प्रेफरेंस कह लो, टेक्नोलॉजी कह लो, गवर्नमेंट पॉलिसी कह लो, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। टाइम टू टाइम हर चीज इवॉल्व हो रही है, सब चीज बदल रही है, ट्रेंड चल रहे हैं आजकल। तो हर ब्रांड को ये रिक्वायर्ड रहता है कि वो भी क्या रहे, अपडेटेड रहे, ताकि जिस हिसाब के ट्रेंड चल रहे हैं, जिस हिसाब की कंज्यूमर की हमारी प्रेफरेंस है, उसको हम सेटिस्फाई कर पाए। अदरवाइज अगर हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या जिस तरीके से काम करें वही फॉलो करेंगे, तो हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। सो अपने ब्रांड को रेलिवेंट बनाने के लिए जरूरी है कि आप चेंजेस करें और अपनी इमेज को कंज्यूमर के माइंड में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें विथ ऑप्शंस, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक्सपैंड द कस्टमर बेस। अब जैसे कि मैकडी ने जब वो चीज किया तो उसका कस्टमर बेस एक्सपैंड हुआ। अब जो लोग हेल्थ कॉन्शियस थे, जो उसको नहीं प्रेफर कर रहे थे, अब वो भी उसके उस मतलब जाके खरीदेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी चीजें वहां पे अवेलेबल हो गई। तो कस्टमर सेगमेंट या बेस जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया। सो रीपोजिशनिंग बेसिकली हेल्प करता है बिजनेस को कि वो न्यू टाइप ऑफ कस्टमर तक पहुंच पाए, जो पहले उनमें इंटरेस्टेड नहीं थे उन तक। आप वो क्या कर सकता है, अपने ब्रांड की मैसेज को, इमेजेस को, मेन्यू को, और या जो भी वो ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट, उसको अपडेट कर सकता है, जिससे वो उन कस्टमर तक भी पहुंच पाए जो पहले उस तक नहीं इंटरेस्टेड थे या नहीं उससे कुछ परचेस कर रहे थे, क्योंकि उनके टाइप की चीज वहां अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो अपडेट कर रहा है क्योंकि कस्टमर बेस उसको बढ़ाना है। जैसे कि डोमिनोज पिज्जा को पहले लोग क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि उसकी फूड क्वालिटी नहीं अच्छी थी, ठीक है। फिर क्या किया, उसने अपनी रेसिपीज इंप्रूव करी। लोग कह रहे थे जो पिज्जा का क्रस्ट है वो क्या है, बहुत ज्यादा थिक है, वो थिन नहीं है। तो उसने क्या किया, वो भी चेंजेस लाए और भी मेन्यू में चीजें अपडेट की और अपनी पास्ट मिस्टेक को बेसिकली एडमिट भी किया। आपने अगर एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो चला भी था काफी कि हमारे जो कस्टमर थे उनसे ये रिव्यूज आए, फिर हमने अपना जो वो है वो बदला, ठीक है, थिन क्रस्ट पे हम स्विच करें, बिकॉज आजकल के कस्टमर को वही प्रेफरेंस था। सो उसने क्या किया, अपने आप को रीपोजिशन किया ताकि वो अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर पाए, जो कस्टमर छोड़ के चले गए उनको वापस ला पाए और ज्यादा कस्टमर तक और पहुंच पाए जो उस टाइप की चीजों में इंटरेस्टेड है। तो कस्टमर के बेस को एक्सपैंड करने में रिपोजिशनिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव एज। इसमें क्या है कि आपका जो ब्रांड है वो अगर वैसे ही चल रहा है जैसे आप थे, ठीक है, कुछ अपडेट नहीं किया, तो आप किक आउट हो जाओगे ऑफ कोर्स मार्केट से, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बेस्ट दे रहे हैं। बट अगर आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, चेंजिंग मार्केट के साथ, तो आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। इवन आप स्टैंड आउट कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। सो कंपनी की जो रिपोजिशनिंग है वो उसको हेल्प करता है कि वो मार्केट में अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे। जैसे कि सैमसंग को पहले जाना जाता था कि वो बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, ठीक है, ऐसी इमेज उसकी बन गई थी। बट सैमसंग ने अपने आप को क्या किया, रीपोजिशन किया। उसने ऐसे स्मार्टफोन भी निकाले जो बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही कॉस्टली है और बहुत प्रीमियम फीचर्स में, मतलब उसके पास वैरायटीज है। आप कम पैसों में भी और ज्यादा से ज्यादा पैसों में भी उसका मॉडल जो है वो खरीद सकते हैं। उसके फीचर्स में, उसके टेक्नोलॉजी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो पहले जो लोग इमेज लेके चल रहे थे कि सिर्फ एप्पल ही एक प्रीमियम फोन है, ठीक है, वो अब नहीं रह गई है। सैमसंग भी अपने आप को उस जगह पे स्टैंड आउट करा रहा है। तो सैमसंग अगर यही करता रहता, बजट फ्रेंडली में ही रहता, तो जो प्रीमियम ऑडियंस थी वो कभी उस तक नहीं जाती और कभी उसका फोन परचेज भी नहीं करती, बिकॉज उसको पता है कि वो स्टेटस सिंबल कभी नहीं बन सकता। बट उसने अपनी इमेज को क्या किया, रीपोजिशन किया और उन कस्टमर तक भी पहुंचा जो उसको पहले प्रेफर नहीं करते थे और मार्केट में कॉम्पिटिट करता रहा। एप्पल ने उसको किक आउट नहीं किया, बल्कि एप्पल को वो बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा है। तो रीपोजिशनिंग आपको इसमें भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज करेक्ट नेगेटिव ब्रांड परसेप्शन। आपका जो ब्रांड परसेप्शन, मान लो कस्टमर के माइंड में कोई नेगेटिव बन गया है, तो अब ब्रांड को क्या करना है कि जो उसकी रेपुटेशन है, जो कस्टमर के माइंड में इतनी खराब बन गई है, लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगे, अब उसे इम्प्रूव कर रहा है। जैसे कि मैगी बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल है। जब मैगी का क्या हुआ, एक ब्रांड इमेज पहले तो बहुत अच्छी इमेज बनी, फिर ऐसा आया कि वो अपने मसाले में लीड, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं, बहुत ही खराब इमेज बन गई, प्रोडक्ट बैन हो गया मार्केट से, मतलब डंप कर दिया गया कि अब कोई नहीं खरीदेगा इस चीज को।
तो उसकी एक इमेज बहुत खराब हो गई। फिर क्या किया मार्केटिंग ने, फिर क्या किया मैगी ने, मार्केटिंग यूज करी और उसने कहा कि मुझे फिर आना है और हम जो भी मिस्टेक हुई है उसको ठीक करेंगे और कस्टमर को दोबारा से ट्रस्ट दिलाएंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर कर सकते हो। अब वो चीज आपको, जिस वजह से आपने हमें मार्केट से आउट किया था, वो चीज हमारे प्रोडक्ट में नहीं रह गई है। तो उसने क्या किया, उसकी नेगेटिव ब्रांड इमेज को इंप्रूव किया। बहुत सारे एड्स आ रहे थे जिसमें मैगी से इमोशनल कनेक्शन दिखाया जा रहा था कस्टमर्स का, कि कितना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट थे, अब वो चली गई तो कितना ज्यादा वो लोग उदास हैं। फिर उसने बताया कि नाउ वी आर बैक और हम हेल्दी वर्जन के साथ आए हैं। तो फिर वो क्या हुआ, उसने अपनी जो ब्रांड इमेज थी वो करेक्ट कर ली और अब भी बहुत अच्छा ऐसा उसका चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो रीपोजिशनिंग आपको इस चीज में भी हेल्प करती है। जैसे कि एग्जांपल और ले सकते हैं नोकिया का, कि नोकिया को मार्केट से एक तरीके से उसकी इमेज डाउन हो गई थी क्योंकि लोग को लग रहा था ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। आजकल के टाइम पे इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आ रहे, इतने अच्छे डिजाइन के, इतनी अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, इतने अच्छे फीचर्स के, लोग उस पे जाने लग गए। तो नोकिया ने अपनी मार्केट शेयर पूरी तरीके से लॉस्ट कर दिया था। देन क्या किया उसने, अपने आप को फिर से मार्केट में अपनी जो इमेज बन गई थी कि नहीं ये फोन उतना बेटर नहीं है, उसको ठीक किया, नई डिजाइन लॉन्च की, ठीक है, और फोकस किया कि वो कस्टमर को ड्यूरेबिलिटी दे पाए अपने प्रोडक्ट के थ्रू और कस्टमर दोबारा उस पर ट्रस्ट करे, ठीक है। तो नेगेटिव ब्रांड परसेप्शन को भी हटाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बूस्ट सेल्स एंड ग्रोथ, ठीक है। व्हेन अ ब्रांड सक्सेसफुली रिपोजिशन इट अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। जब ब्रांड अपने आप को सक्सेसफुली रिपोजिशन कर लेता है, ऑफ कोर्स वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। जब नए कस्टमर्स आएंगे उसके पास, मार्केट बेस बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रही है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करके एक्सपैंड करेगा, ग्रोथ करेगा, राइट। तो ये भी चीज एक हेल्प दे रही है आपको रिपोजिशनिंग। तो इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेप्सी ने पहले स्ट्रगल किया था इंडिया में क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर थे जो ये सोच रहे थे कि हमें शुगरी ड्रिंक्स नहीं चाहिए, हमें इससे दूर भागना है। फिर पेप्सी ने क्या किया, उसको समझ में आ गया कि कस्टमर तो भाई हमारी ड्रिंक्स नहीं लेंगे बिकॉज दे आर हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है, और हम उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते। तो उसने अपनी इमेज को ही इंप्रूव कर दिया। उसने पेप्सी ब्लैक, नो शुगर वेरिएंट, ठीक है, जीरो शुगर, ऐसे चीजें लॉन्च कर दी जिससे क्या हो, जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर बेस है वो भी उनके टूवर्ड अट्रैक्ट हो और उनकी सेल्स इंक्रीज हो और वो मार्केट में ग्रोथ कर पाए। अदरवाइज फिर वो वैसा नहीं कर पाते। तो इसने हेल्प की सेल्स को इंक्रीज करने में और ब्रांड इमेज भी यहाँ पे इंप्रूव हुई, राइट। सो ये सारी इंपॉर्टेंस है आपकी रीपोजिशनिंग की। इसके अलावा अपने आप से भी आप लिख सकते हो कि अगर ब्रांड अपने आप को रीपोजिशन करता है तो उस चीज से उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is product differentiation versus market segmentation, right। product differentiation क्या होता है, इससे पहले हमने प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया था, आई थिंक डिफरेंशिएशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। थोड़ा सा और समझेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन तो क्लियर होगा क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज पहले वाले पार्ट्स में देख जरूर लो, मार्केट सेगमेंटेशन का मोस्ट ऑफ द टॉपिक सब कवर्ड है, ठीक है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन में। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट क्लियर है, डिफरेंशिएशन करना मतलब कि प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मींस प्रोडक्ट को अगर आपको कॉम्पिटिटर से हाईलाइट कराना है या स्टैंड आउट कराना है तो आपको अपने प्रोडक्ट को, किस किस टाइप के प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से हाईलाइट करा, स्टैंड आउट कराने के लिए अपने जो यूनिक फीचर है, क्या आप नया दे रहे हो, क्या क्वालिटी है, क्या डिजाइन है, उसको हाईलाइट करो। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कंज्यूमर समझ पाएगा कि उसको आपका क्यों लेना है प्रोडक्ट, क्योंकि उसको वो फीचर्स मिल रहे हैं जो शायद आपके कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट में नहीं दे पा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से अलग कर दिया, मींस डिफरेंशिएट कर दिया। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट दैट ऑफर समथिंग डिफरेंट और बेटर देन अदर्स इन द मार्केट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। जैसे कि एक स्मार्टफोन कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकती है बाकी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, ये हाईलाइट करा के कि उसका जो कैमरा सिस्टम है वो काफी यूनिक है, बैटरी लाइफ जो है वो काफी लॉन्गर है, तो कस्टमर क्या करेगा, उसके प्रोडक्ट को लेगा। बेसिकली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग करते हो,
अलग कैसे करोगे? कुछ यूनिक होगा तभी तो अलग होगा। अगर आप वही चीज दे रहे हो जो आपका कॉम्पिटिटर दे रहा है, तो भाई आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है? तो यूनिक फीचर होगी, क्वालिटी होगा, कुछ यूएसपी होगा आपके प्रोडक्ट का, जो आपको मार्केट से अलग करता है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जहां पे आप अपने ब्रॉडर कंज्यूमर या बिजनेस मार्केट को छोटे छोटे कस्टमर्स में डिवाइड करते हो, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास देखो बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। इतनी बड़ी मार्केट में क्या सारे कस्टमर की चॉइस प्रेफरेंस एक जैसी है? नहीं, कुछ कस्टमर की एक जैसी होगी, कुछ की एक जैसी होगी। तो हमने उनको क्या किया, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में एक ग्रुप में बांट दिया। अब मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यंग जनरेशन के लिए है, तो हम पूरी मार्केट में अपना प्रोडक्ट क्यों प्रमोट कर रहे हैं जब हमें पता है खरीदने वाला सिर्फ वही है? तो हम ऐसे ही प्रमोट करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट सिर्फ यंग जनरेशन ले। तो हमने क्या किया, मार्केट में उस सेगमेंट को टारगेट किया या उस ग्रुप को टारगेट किया जो हमारे लिए रेलिवेंट था, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एज फैक्टर। ठीक है, तो मार्केट को बेसिकली छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, एज, बिहेवियर, प्रेफरेंस इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे कि एक कार कंपनी है, वो अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकती है छोटे छोटे ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ लग्जरी बायर, इको कॉन्शियस कंज्यूमर और बजट कॉन्शियस फैमिलीज। जैसे कि आपके पास कार वेराइटीज है, बहुत सारी कार आप देते हो, तो आप कार के जो कस्टमर्स हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड, जैसे कार सब लोग एक ही प्राइस रेंज पे नहीं ले सकते। कुछ लोग हैं जो भाई लग्जरी चाहते हैं कि उनके लग्जरी बायर्स हैं, ऐसे कार चाहिए मर्सिडीज टाइप कि भाई वो उसी को लेंगे, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक कंज्यूमर है, उनको इतना पैसा नहीं खर्च करना है, उनको बस कार चाहिए बिकॉज उनको काम चलाना है उससे बस, तो वो उस टाइप की। तो ऐसे कार कंपनी है जो फिर अपने ग्रुप्स में कस्टमर को डिवाइड करके उनके हिसाब का प्रोडक्ट बना रही है और उनको सर्व कर रही है। दिस इज व्हाट मार्केट सेगमेंटेशन। सिंपल है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जब आप प्रोडक्ट में वैरायटी या बताते हो क्या नया है ताकि कॉम्पिटिटर से अपने आप को अलग कर पाओ। और मार्केट सेगमेंटेशन में तो मार्केट में ही छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम कंपैरिजन टेबल से समझेंगे क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केट सेगमेंटेशन की, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो फोकस करता है मेकिंग द प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। हमने पढ़ा भी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आप अपने प्रोडक्ट को क्यों यूनिक है ये सब हाईलाइट करा देते हो ताकि आप कॉम्पिटिटर से अपने आप को अलग कर पाओ, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? अलग अलग ग्रुप में मार्केट को डिवाइड करना। गोल क्या है? टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट दैट मीट्स कस्टमर नीड्स बेटर। यहाँ पे हमें नया यूनिक प्रोडक्ट बनाना है, क्यों? ताकि हम कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए। यूनिक प्रोडक्ट होगा तभी हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। तो हमारा यही गोल है। मार्केट सेगमेंटेशन में हमारा गोल होता है कि हम स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को आइडेंटिफाई करें कि हमारे जो हमने अलग अलग ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप में हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए कौन सा कस्टमर बेस है और उनको इफेक्टिवली टारगेट करें। अप्रोच की बात करी जाए तो चेंजिंग प्रोडक्ट फीचर, क्वालिटी, डिजाइन और परफॉर्मेंस टू स्टैंड आउट। हम क्या करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में? कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट की फीचर्स को, क्वालिटी को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को स्टैंड आउट करा के, ठीक है, कुछ उसमें नया ला के अपने प्रोडक्ट की चीजों में, जिससे हमारे कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट स्टैंड आउट कर पाए। तो हम इस अप्रोच के साथ काम करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन हमारी अप्रोच होती है कि हम कंज्यूमर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, लाइक लोकेशन क्या है, ठीक है, डेमोग्राफिक क्या है, एज वाइज फैक्टर्स, इनकम वाइज फैक्टर, बिहेवियर वाइज फैक्टर, लाइक दैट। अगर हम बात करें बेसिस की, तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक की प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में अगर हम प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? डिजाइन के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, इनके बेसिस पे। मार्केट सेगमेंटेशन में हम कंज्यूमर को कैरेक्टराइज करते हैं कि कंज्यूमर हमारे किस टाइप के, एज, इनकम, प्रेफरेंस के बेस पे, उनके बेसिस पे हम ग्रुप बनाते हैं। टारगेट की बात करी जाए तो एम एट डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट टू अपील टू अ ब्रॉडर स्पेसिफिक ग्रुप। यहाँ पे आपका एम होता है कि अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाओ, यूनिक बना पाओ अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को टारगेट कर पाओ। यहाँ पे एम है कि आप स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, मीन्स आपको पता है आपकी कौन सी ऑडियंस है और आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाओगे, इसलिए उनको फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये इनका टारगेट किसको करना है? तो ये स्पेसिफिक जो पूरी मार्केट्स में से जो स्पेसिफिक सेगमेंट है उसको टारगेट करते हैं। एग्जांपल की बात करी जाए तो स्मार्टफोन विद अ यूनिक कैमरा सिस्टम और इको फ्रेंडली पैकेजिंग। जैसे कि एक स्मार्टफोन ब्रांड है, उसने अपना यूनिक कैमरा लगाया है सिस्टम, जो यूनिक कैमरा है उसके फोन में, और उसके जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज कर रहा है, तो वो कॉम्पिटिटर से क्या हो गया? अलग हो गया। यहाँ पे क्या है, कंपनी
टारगेट करिए स्टूडेंट को, वर्किंग प्रोफेशनल को, सीनियर सिटीजन, मतलब पूरी मार्केट है, सबको ही है, वर्किंग नॉन वर्किंग सब है, बट हम किसको टारगेट करें, वर्किंग। तो हमने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे अपने मार्केट में डिवाइड कर लिया, पता कर लिया वर्किंग प्रोफेशनल कौन है, नॉन वर्किंग कौन है, सीनियर सिटीजन कौन है, यंग कौन है एंड ऑल। और उसके बेसिस पे हमने जो हमारी ऑडियंस है उसको टारगेट शुरू किया। स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, यहाँ पे मार्केट पे फोकस करते हैं। बेनिफिट की बात की जाए तो हेल्प बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, कमांड हायर प्राइसेस एंड स्टैंड आउट इन द मार्केट। ऑफ कोर्स आप मार्केट में स्टैंड आउट करोगे क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किया है, आपने बताया क्या यूनिक है, क्यों हमारा लो। नेक्स्ट इज ब्रांड लॉयल्टी होगी, कस्टमर आपके तक आएंगे बिकॉज उन्हें पता है कि आप कुछ नया दे रहे हो, कुछ यूनिक दे रहे हो, सो ये बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पे बात करी जाए तो मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मतलब कि आपको पता है कि आपको किस पे टारगेट करना है, आपकी कौन सी ऑडियंस है, सबको भीड़ में सबको डिवाइड कर लिया सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। हमें पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए हमारी कौन सी ऑडियंस है, हम उसके लिए ही एडवर्टीजमेंट करें, हम उसके लिए ही चीजें करेंगे। तो हमारा जो एक कहते हैं डायरेक्शन हो गया, टारगेट हो गया, वो फिक्स्ड हो गया, हमें इधर उधर भागने की अंदर पैसा उड़ाने की जरूरत नहीं है। राइट गाइस, तो आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।